बार इस वक्त जितने ऑडियंस आए हुए हैं, जितने भी अटेंडीज हैं, उनमें से 6% वो है जिन्होंने अभी जून में एएफसी क्लियर किया है और अब वो फास्ट ट्रैक में कुछ पेपर प्लान कर रहे थे। 39% जो कि एक बड़ी ह्यूज परसेंटेज है उन स्टूडेंट्स की है जो पहले एक दो पेपरों से जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं बन रहा है। 32% वो है जो आगे के पेपर पढ़ रहे हैं, पहले दो से आगे, जिसमें कैफ 3 या 4 दोनों के दोनों या दोनों में से कोई एक इन्वॉल्व है। 20% है कैफ 5 से कैफ 9, मुबारक हो, आप लोगों को कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। और 2% सीए फाइनलिस्ट हैं जो कि कैफ कर चुके हुए हैं। अब सीए फाइनल पे चेंज बहुत कम है, बहुत ज्यादा हैवी चेंज नहीं है। कैफ 5 से लेके 9 तक चेंज ना होने के बराबर है। जो असल इम्पैक्ट हुआ है वो कैफ के शुरू के 4 पेपर हैं या एएफसी से कैफ के दरमियान मूव होते हुए स्टूडेंट्स हैं। अगेन ये जब मैं कह रहा हूँ ना इम्पैक्ट हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो वाकई कंफर्म इम्पैक्ट हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये पॉलिसी अपनी इफेक्टिव डेट के ऊपर आती है जो वो प्लान कर रहे हैं, तो फिर वो इफेक्ट हो सकते हैं। तो जितनी भी बातें हैं वो अजम्पशन लेके कि डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ है उसको बताया जाए और उसके बाद हमने उसको किस तरह से इंटरप्रेट करें। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। मैंने ये समझने की कोशिश की कि मेरी ऑडियंस किस कैटेगरी की है। मैं जरा ये पोल क्लोज कर दूं ताकि आपके पास दोबारा से मेरी स्क्रीन आ जाए। ठीक है, हमारा सवाल वही एक एक करके इन सारे सवालों की तरफ चलते हैं। अब हमें पता लग गया कि ज्यादातर स्टूडेंट्स पहले 4 पेपरों के दरमियान है, जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा टेक्निकल जोन है, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा इस वक्त एम्बिग्विटीज है। एक एक करके चलते हैं। आई होप कि आप लोग नहीं माइंड करेंगे अगर आपको लगे कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं थोड़ा सा आपको स्कीम एक्सप्लेन करता जाऊं कि स्कीम क्या है नए स्टूडेंट्स के लिए, फिर हम ट्रांजिशन वाले स्टूडेंट्स को बीच में लेके आएंगे और उनको देखेंगे कि वो क्या है और किस तरह से है। पहला सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि इतनी डिबेट तो हो रही है, एजुकेशन स्कीम 2021 का ड्राफ्ट आ गया, एक्सपोजर आ गया, फलाना आ गया, फलाना आ गया, क्या कोई इफेक्टिव डेट बताई गई है? क्या उस स्कीम में आपने ये स्कीम का कंप्लीट डॉक्यूमेंट देखा? कंप्लीट डॉक्यूमेंट में थ्रू आउट उन्होंने डेट और टाइम या जो भी उन्होंने वो बताना है उसमें एक्स मार्क कर दिया, कहीं DDMM YY कर दिया। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के अंदर उन्होंने इफेक्टिवली कोई अटेम्प्ट नहीं बताई। और जब उन्होंने कोई अटेम्प्ट नहीं बताई तो इतना शोर शराबा क्यों मच गया? हुआ क्या है? वो कौन सी जगह है जहां पे उन्होंने ऐसा अनाउंस किया है? आईकैप ने अपने फेसबुक के ऑफिशियल पेज पे जिस वक्त ये नोटिफिकेशन डाला, अच्छा मजे की बात है, आईकैप के 2 पेज है फेसबुक का। एक आईकैप का अपना ऑफिशियल पेज है जो कि ओवरऑल आईकैप का, और एक है आईकैप स्टूडेंट्स जो उन्होंने कुछ अर्से पहले बनाया स्टूडेंट्स की नोटिफिकेशन के लिए। जब ये नोटिफिकेशन आई तो मैंने जाके देखा, आईकैप स्टूडेंट्स पे नहीं, उन्होंने मेन आईकैप के पेज के ऊपर एक नोटिफिकेशन पहले डाली और उसमें उन्होंने कहा कि हम अपने मेंबर से कमेंट लेना चाहते हैं। वो नोटिफिकेशन जो उन्होंने डाली, मैंने उसका एक स्नैपशॉट ले लिया था ताकि जिसका की कंफ्यूजन हो गई कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, फलाना क्या लिखा हुआ है, तो हम ये देख सकें। तो आईकैप का जो ऑफिशियल पेज है उसमें उन्होंने कहा कि एक्सपोजर ड्राफ्ट अभी ये ड्राफ्ट है, फाइनल नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट टू मेंबर्स कमेंट, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट के अप्रूवल, सब्जेक्ट टू बायलॉ की अमेंडमेंट, तो अभी इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का डायरेक्टिव और QAT एंड PRC इसका डायरेक्टिव, यानी कि जो AFC वगैरह उससे पीछे पीछे का उसका डायरेक्टिव अलग, और जो कैफ और कैफ से आगे उसका एक डायरेक्टिव अलग। और उन्होंने कहा इट इज प्लान टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव्स फ्रॉम स्प्रिंग 2022 अटेम्प्ट। अल्फाज काफी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने कहा ये हमारा प्लान है कि हम स्प्रिंग 2022 पे इसको इम्प्लीमेंट करें। स्प्रिंग 2022 अटेम्प्ट का मतलब आपको समझ आता है कि इस सितंबर एंड से कहानी शुरू हो जाएगी। यूं समझें इन 6 महीनों के बाद जो 6 महीने आ रहे हैं वो इसमें नजर आ रहे हैं, बट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सर्टेन अमेंडमेंट्स एंड CA बायलॉज बाय द फेडरल गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि एक क्वेश्चन मार्क इस पे ये है कि पहले बायलॉज में कुछ अमेंडमेंट होगी गवर्नमेंट के लेवल पे, फिर अब गवर्नमेंट कितने अरसे में इसको देखती है, अमेंड करती है, फिर कोविड के मसले, फिर ये मसले, तो हो सकता है 7-8 महीने लग जाए, हो सकता है 2 महीने लग जाए, हो सकता है 15 दिन में हो जाए, कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो एकदम से इतना सॉलिड होकर नहीं सोचते ना नई स्कीम आ गई और मैं तो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, मेरे साथ तो पता नहीं क्या वाक्य हो गया।
थोड़ा सा ब्रेक लगा के, थोड़ा सा रिलैक्स होके अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हैं तो अटेम्प्ट पे फोकस करें अपनी। आप ये मत सोचिए नई स्कीम आई है तो मेरे साथ क्या होगा, किस तरह से होगा। हाँ, एक दो पेपर्स ऐसे हैं जहां पे मैं कुछ जरूर जोर डालने की कोशिश करूंगा कि आपने क्या करना है और कैसे करना। इन्होंने कहा मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू शेयर देयर कमेंट्स टू एजुकेशन बाय दिस। एक डेडलाइन दी है, इस डेडलाइन तक तो मेंबर्स ने बताना है कि ये ड्राफ्ट में उनको क्या क्या चीज अजीब सी लग रही है और क्या किस तरह से होनी चाहिए। मेंबर्स अपने सजेशन देंगे, आईकेएम उन सजेशंस को लेगा, इसका फिर रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट बनेगा, फिर वो गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए जाएगा। ये नहीं कि अभी ये वाला प्रोसेस भी है और अगर आज हम जुलाई के मिड में बैठे हुए हैं तो ये एक्सपेक्ट करना कि सितंबर तक ये सुपर फास्ट तरीके से हो जाएगा, आसान नहीं। अगेन आईकेएप की तरफ देखें तो आईकेएप पिछले 5-6 महीने से किताबों के ऊपर, नए सिलेबसेस के ऊपर काम कर रहा था। पिछला जो स्कीम का डॉक्यूमेंट आया था उसमें सिलेबस नहीं दिखाए थे, इस दफा उन्होंने सिलेबस भी दिखा दिए और बैकएंड पे बुक्स वगैरह और इस तरह की काम भी कॉलेजेस को मेल वगैरह आती है, हम बुक्स डेवलप कर रहे हैं, आप बताएं आप इसमें क्या सपोर्ट करेंगे वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब है कि आईकेएप में इस टाइम पे दो चीज हो गई, एक आईकेएप की मैनेजमेंट एस्टेब्लिशमेंट और एक आईकेएप की गवर्नेंस। आईकेएप में जो ऊपर लोग बैठे हुए काउंसिल इस वक्त थोड़ा सा दरमियाने फेज में है। सितंबर में इलेक्शन है, पिछले लोग चले जाएंगे, नए लोग आएंगे। पिछले लोग जाने से पहले क्या बात कर रहे हैं, नए लोग आने के बाद किस तरह से चीजों को देखेंगे अभी कुछ नहीं कह सकते। अगर पिछले ही लोगों की ज्यादा नुमाइंदगी आगे होती है तो शायद उसी स्कीम को उसी तरह से आगे कंटिन्यू करना चाहें। लेकिन अगर कुछ नए लोग आ गए और उन्होंने नए तरीके से सोचा, उन्होंने कहा नहीं जी इसमें तो हमें बहुत प्रॉब्लम नजर आते हैं, अभी रुक जाए, हम जरा पहले से देखेंगे फिर उसके ऊपर बात करेंगे। तो एक बहुत बड़ा वेरिएबल ये है कि आईकेएप भी इस टाइम पे चेंज वाले फेज से गुजर रहा है। इसमें एक काउंसिल जारी है और अगली वाली काउंसिल जाना है। तो इस वक्त थोड़ा सा अब आप ये कहेंगे जी पता नहीं पिछले वालों ने शायद जान के नेट पे डाल दिया ताकि पता लगे कि काम हुआ है बड़ा जबरदस्त। काम तो बड़े अच्छे से हो रहा है, 2-2.5-3 साल से काम हो रहा है, बट इस टाइम पे इसको शेयर करने का मकसद मेंबर के कमेंट्स लेना था। अब ऐसे में आप कहेंगे जी कोई सियासी रीजन थी, फलाना रीजन थी, फलाना रीजन थी, सब कुछ नोट करेंगे। हमने देखना है हमारे सामने डॉक्यूमेंट क्या है और हमने देखना है कि हमारी एहतियात क्या है। हम बहैसियत स्टूडेंट हम लोगों ने किन किन चीजों पे थोड़ा सा फोकस करना है, कौन कौन सी चीज का ख्याल रखना है और इस डॉक्यूमेंट के आने के बाद हमने किस तरह से सेव किया। तो ये दो बातें हो गई। ये जो इंतजामिया है आईकेएप की, आईकेएप में जो फुल टाइम लोग बैठे हुए हैं, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, फलाना डिपार्टमेंट, ये लोग अपने तौर पर फुली रहते। मतलब इनको अगर ऊपर से कह दिया जाए हाँ भाई स्कीम ले आओ, वो कहेंगे ठीक है जी हमने होमवर्क किया हुआ है, आ जाए स्कीम ले आते हैं। तो ये लोग, इनकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा है कि दे आर वेरी रेडी, दे हैव प्रिपेयर्ड समथिंग। इन्होंने स्कीम पे भी काम किया और स्कीम के ऊपर अभी जैसी स्कीम का डॉक्यूमेंट शेयर हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए तो उन्होंने ये कहा कि हम इस पे फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन भी देंगे, तो बहुत सारी क्लैरिफिकेशन उससे भी हमें आ जाएगी। तो जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो उनकी जो वर्किंग लोग हैं जो फुल टाइम, वो अपनी तरफ से रेडी है, उनको ऊपर वालों के इशारे का इंतजार है। ये दूसरी तरफ वो ऊपर वाले जो इलेक्शन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अब पिछले वाले जो बात कर रहे हैं उसको कंप्लीट करवा के जा पाते हैं या ये नए बंदों के जिम्मे पड़ता है, नए बंदों को पिछले बंदों वाली बात पसंद आती है नहीं आती, तो इसमें कुछ थोड़ा सा सियासी पेचीदगियां भी है। अब अगेन ऑब्वियसली प्रोफेशनल्स एक अच्छी चीज को लेके चलेंगे, बट एक तरह से राय हो सकता है। और आपको पता है कि डेमोक्रेसी में तो फिर सारे लोग बैठते हैं, वो देखते हैं कि हाँ भाई ये चीज हमें ठीक लग रही है नहीं लग रही, उसके मुताबिक फैसला किया जाता है। तो ऐसे में आईकेएप के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं, दे सीम्स मैं एहतियात से लफ्ज इस्तेमाल करूं, दे सीम्स रेडी फॉर दैट। बट जो ऊपर जो गवर्नेंस है, प्लस गवर्नेंस डिपेंडेंट है गवर्नमेंट के ऊपर भी कि गवर्नमेंट क्या वो करता है, बायलॉज में क्या वो आता है, किस तरह से। तो इसका मतलब है कि इस वक्त अगर मैं आईकेएप की तैयारी के हिसाब से बात करूं तो यस, अगर एकदम से उनका मुंह बनता है वो कह देंगे स्कीम फाइनल है जी हो गया, लेकिन आईकेएप की तैयारी भी डिपेंड करती है कि स्कीम अप्रूव होती है। तो अभी स्कीम आ नहीं गई है, गलती से भी ये नहीं सोचना कि स्कीम इम्प्लीमेंट हो चुकी हुई है और खामखा अपने पेपर छोड़ने नहीं शुरू कर देना है, पैनिक नहीं शुरू कर देना। जो पढ़ रहे हैं जैसे पढ़ रहे हैं पढ़ते रहे। और कैट 5 से लेके आगे तक तो जितने लोग हैं उनको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं कि क्या चल रहा है, उनके ऊपर तो ना होने की बराबर एक स्टेप आगे चलते हैं। तो क्या इफेक्टिव डेट कम्युनिकेट हुई है कहीं डॉक्यूमेंट में नहीं, बट आईकेएप ने अपनी इस पोस्ट में अपना इरादा जरूर शेयर किया है कि दिस इज प्लान टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव। ये बड़े मजबूत अल्फाज हैं और नॉर्मली मैंने देखा है कि ये बड़े एहतियात से वर्ड्स यूज करते हैं। तो प्लान टू इम्प्लीमेंट से मुझे लग रहा है कि जो अंदर के लोग हैं दे आर रेडी, बट
खुद ही हमने कह दिया दैट इज सब्जेक्ट टू सबमिट। तो अब अगर अप्रूवल होगा तो जैसे आईटेम ने कहा था हम रेडी बैठे हुए हैं। हाँ बहुत खामोश बैठना पड़ेगा यहाँ पे। फ्लो बताने दें, अलग अलग जगह पे मैं पूरा मैप आपको बताऊंगा, स्कीम में क्या है, कंडीशन कैसी है, तो एंड तक आपके आधे सवालों के जवाब हो जाएंगे। फिर हम एंड पे देखेंगे क्या चीजें अभी क्लियर है और क्या नहीं है, और मैं अपने तौर पे आपको क्या सजेस्ट कर सकता हूँ इस हालात में जहाँ अनसर्टेनिटी। ठीक है जी, कहानी को एकदम से आगे बढ़ाते हैं। सब्जेक्ट वाइज न्यू ग्रुपिंग क्या है, आपको ओल्ड ग्रुपिंग पता है, आपको पता है एफसी में 4 पेपर हैं, कैप में 9 पेपर हैं, सीफेप में 6 पेपर हैं, एमएसए में 2 पेपर हैं। अब ये न्यू ग्रुपिंग है वो क्या है और नए अल्फाज के हैं, अक्सर को पता है लेकिन एक दफा सुनते चले जाएं। नया जो ईएफसी है जिसको हम पहले एएफसी कहा करते थे, अब वो एएफसी नहीं है, अब वो पीआरसी कहलाएगा। पीआरसी में है 5 पेपर: business writing and comprehension skills, quantitative methods, principle of economics, introduction to accounting, introduction to business। इससे पहले कि पीआरसी 3 4 देख के आप फिर कुछ पूछना शुरू हो जाए, हमने आगे सारी चीजों पे बात करनी है। तो जो फंक्शनल इंग्लिश है वो हमें नजर नहीं आ रहा, जो बीसी है वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन बिजनेस राइटिंग समहाउ लग रहा है कि वो बिजनेस राइटिंग ने फंक्शनल इंग्लिश और बीसी को कवर करने की कोशिश की है। फिर आईटी का पेपर हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आईटी के ऊपर हैंड ऑन कोर्स वो ले आए हैं और उसके ऊपर एक अलग डिस्कशन है। 2 नए पेपर नजर आ रहे हैं, ये कैफ में होते थे, वैसे तो बिजनेस भी कैफ में होता था, बट ये 2 जरा थोड़े से सेंसिटिव हुए हैं। कैफ 1 2 जो है वो अब हमें यहाँ नजर आ रही है, और कैफ 4 जो बिजनेस था वो अब हमें यहाँ नजर आ रहा है। तो उसके साथ क्या हुआ, क्या वो पेपर खत्म हो गया, किस तरह से है, अभी उस तरफ देखते हैं। तो पीआरसी में इस वक्त 5 पेपर्स हैं जो आपके सामने मौजूद है, जिसमें 3 पेपर आगे से अडॉप्ट हुए हैं और 2 पुराने वाले पेपर्स हैं। और अब जो है ये पेपर्स एमसीक्यू बेस्ड है, ये आपकी कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट है, जिस तरह से पहले एएफसी चल रहा था। इन पेपर्स के ऊपर अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि जो भी पीआरसी असेसमेंट के लिए एनरोल है, वो जिस दिन एनरोल होता है, जब वो आता है, एनरोल होता है, उसके बाद कहता है जी मैं फर्स्ट अटेम्प्ट देने लगा हूँ, तो फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ पीआरसी उसको मैक्सिमम 12 मंथ्स में कम से कम 3 एरियाज क्लियर कर, साल के अंदर अंदर उसने इन 5 में से 3 कम से कम पास कर। और अगर किसी ने 12 महीने में 3 पेपर पास कर लिए कम से कम, तो फिर उसको 3 एडिशनल महीने मिल जाएंगे रिमेनिंग पास करने के। अगेन आप 4 पास करें या इस तरह से, लेकिन साल के अंदर 3 आपके पास हो जाने चाहिए। अब ये पेपर महीने बाद होंगे, 3 महीने बाद होंगे, क्या होगा, करंटली 3 महीने बाद हो रहे हैं। बहुत पहले इनका इरादा था कि हम आगे जाके एक मंथ के बाद भी पेपर ले आएंगे, लेकिन अभी उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी गाइडेंस दी थी कि वो इसके पेपर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मंथली होगी या क्वार्टरली होगी। तो करंटली तो हम क्वार्टर को ही ध्यान में रखें, क्योंकि थ्रू आउट कैलकुलेशन 3 महीने से मल्टीप्लाई होती नजर आ रही है। First attempt assessment key shall not be earlier than 3 months from the date of enrollment for PRC। PRC में आप एनरोल हुए, अगले 3 महीने में आप पेपर नहीं दे सकते। एनरोल होने से कम 3 महीने का आपको गैप है, फिर आप पेपर देना शुरू करेंगे। पेपर देना शुरू करेंगे तो आपके पास साल का टाइम आ जाएगा, साल के अंदर आपने पेपर निकालने, कम से कम 3 निकाल लिए तो थोड़ा एडिशनल टाइम मिल जाएगा। वो ये नहीं कह रहे कि 3 पास करो, वो कह रहे हैं पास सारे करो, साल का टाइम दिया है। बट अगर कोई 5 में से 3 पास कर गया कम से कम, तो उसको थोड़ा सा गुंजाइश टाइम और दे देंगे। यूं समझे कि उसको क्वार्टरली बेसिस पे एक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगी, और मंथ के हिसाब से बात करूं तो 3 मंथ्स उसके पास आ जाएंगे। ये किस तरह से होगा, ये इंस्टीट्यूट कंडक्ट करेगा पीआरसी। और उसके अलावा इसकी जो कंडक्शन है वो कुछ अप्रूव टेस्टिंग सेंटर्स के बारे में कर सकता है। तो हो सकता है जैसे एसीसीए में होता है कि आप एसीसी का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देते हैं, तो कॉलेजेस रजिस्टर हुए होते हैं, मुख्तलिफ इदारे रजिस्टर होते हैं, तो देयर कैन बी अ सेंटर जो कि आईकेएफ से अप्रूव हो और बच्चे वहां जाएं और वहां बैठ के पेपर दें।
जिस तरह से अभी भी आप आईकैप में जाके पेपर नहीं देते, आप मुख्तलिफ जगह पे जाके देते हैं, आईकैप आगे पीआरसी में मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट की इजाजत देगा और मोस्ट प्रॉब्ली उसमें एग्जिस्टिंग कॉलेजेस को भी इजाजत मिल सकती है कि वो अपने पास ये टेस्ट कंडक्ट कर पाए। जो पॉलिसीज होंगी उसके मुताबिक होगा, इन्विजिलेटर वगैरह उस तरह से होगा। अब अगेन इन बातों की हम लिटिगेटी में नहीं जा रहे, हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि ओवरऑल चीजें क्या हैं और किस तरह से चल रही है। तो ये चीज हम लोगों ने एक ओवरऑल डिस्कस की। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कैफ की तरफ। कैफ का एक बड़ा मजेदार सा है, मुझे साथ साथ टीम बता रही है कि वो लोग आंसर कर रहे हैं, बट एक दफा मैं जरा थोड़ा सा आपके जो कमेंट्स वगैरह हैं उनको भी साथ साथ देखूं, ताकि ठीक है आवाम साथ साथ अपने जज्बात का इजहार कर रही है और टीम साथ साथ उनको धड़ाधड़ रिप्लाई करती जा रही है। दो ग्रुप है, ग्रुप ए, ग्रुप बी। अब उन्होंने कैफ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। बहुत पहले मॉड्यूल सिस्टम होता था, फिर दरमियान में उन्होंने कैफ को 1 से लेकर 9 तक कर दिया था। बच्चे खेलते रहते थे, 1 के साथ 1 दे दिया, फलाना के साथ फलाना, बनता है नहीं बनता, जो उनको समझ आया उन्होंने कर दिया। अब उन्होंने कह दिया 1 मिनट थोड़ा ब्रेक लगाएंगे, हम 2 ग्रुप बनाएंगे। ये नए आने वालों की बात हो रही है। एक ग्रुप, ग्रुप ए, जिसमें अकाउंटिंग 1, जिसको आप हमेशा रिपोर्टिंग 1 कहते थे, टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ। ये बिजनेस लॉ टेक्निकली इसको मैं कहूंगा दैट इज मर्केंटाइल लॉ प्लस कुछ छोटी मोटी सी और। ग्रुप बी में रिपोर्टिंग 2 आ गई, एक नया पेपर आ गया एमएसए 2 का छोटा भाई। कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट हैं इसमें, इसमें फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें बिजनेस मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं। ये एक बड़ा एक मिक्स सा पेपर है और बड़ा हैवी तगड़ा सा पेपर है, जिसमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी टेस्ट करेगा आईकैप कि आपको गिवन सिनेरियो में लॉजिकली थ्योरेटिकली डिस्कस करना आता है। आप एक मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को भी देखना है और मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स को भी देखना है, कि आप उसके मुताबिक चीजों को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। तो ये मैनेजरियल और फाइनेंशियल एनालिसिस का एक पेपर है, स्ट्रॉन्ग पेपर है। आई बिलीव कि कैफ में आगे जाके दिस वुड बी वन ऑफ द टफेस्ट पेपर। ये इतने आराम से नहीं पास हुआ करेगा, इसमें जान मारनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कॉस्ट की भी स्किल्स, फाइनेंस की भी स्किल्स और बिजनेस मैनेजमेंट की भी। तो ये एक हैवी पेपर। फिर कंपनी लॉ, यानी कि इसका मतलब है कि बिजनेस लॉ के दो हिस्से हो गए, कंपनी लॉ और बिजनेस लॉ अलग से कर दिया, और ऑडिट एंड इंश्योरेंस। तो अगर आप गौर से देखें तो एक अकाउंटिंग यहाँ है, एक अकाउंटिंग यहाँ, एक लॉ यहाँ पे है बिजनेस लॉ, एक लॉ यहाँ पे है कंपनी लॉ, एक कॉस्ट का पेपर यहाँ है और एक कॉस्ट वगैरह का और एडवांस लेवल का पेपर यहाँ पे है। देन उधर एक इंडिपेंडेंट पेपर टैक्स का है और इधर इंडिपेंडेंट पेपर ऑडिट का। अगेन आप बात करें तो ये दोनों प्रैक्टिकल पेपर है। तो बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने वो किया है कि अकाउंटिंग बेसिक, एडवांस वाली अकाउंटिंग, उससे अगली वाली अकाउंटिंग, लॉ बेसिक वाला, आगे वाला लॉ, इसी तरह से कॉस्ट बेसिक वाला, एडवांस वाला कॉस्ट, और देन प्रैक्टिकल पेपर्स में पहले टैक्स की बात कर दी और आगे जाके जब आप FR2 वगैरह पढ़ चुके हो तो ऑडिट की बात कर दी। अब ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब इन 2 ग्रुप्स को 2 ग्रुप क्यों कह रहे हैं? आराम से 1 से लेके 8 तक लिख दें, नहीं, इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं? आप कैफ के पेपर तक भी देंगे जब पीछे की आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी है और वो सारा आप करके आए हैं। सबसे पहले आप ग्रुप ए पे अटैक करें। जो AFC करके आ रहा है, जो नया AFC करके आ रहा है, उसने पहले ग्रुप ए में आना है और ग्रुप ए को पहले क्लियर करने की कोशिश करनी है। आपको कम से कम 3 पेपर उठाने हैं, आपको 3 पेपर कम से कम अटेम्प्ट करने हैं। हाँ, अगर आपके नंबर ऑफ पेपर जो ग्रुप ए में रह गए हैं वो वैसे ही 3 से कम रह गए हैं तो ठीक है, फिर तो ये कैद खत्म हो जाती है। अदरवाइज रूल ये है कि आपने कम से कम 3 पेपर उठाने हैं, यानी कि इन 4 में से आपको 3 पेपर एक गो में देने हैं। हाँ, अगर इनमें से 1-2 पास हो जाते हैं तो फिर चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी। आप ग्रुप बी में जा सकते हैं जी। ग्रुप बी में तब तक नहीं जा सकते जब तक कम से कम 2 पेपर ग्रुप ए के पास ना हो। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8, आपको कम से कम 3-3 के सेट पेपर्स के देने हैं। अगर किसी भी टाइम पे आपके इनमें से कोई से 2 पास हो जाते हैं देन आप ग्रुप बी में जा सकते हैं, और फिर ग्रुप बी में भी फिर आपके पास वही 3 वाला रूल आ जाएगा। अब ऐसे में चूंकि ग्रुप ए टूट चुका होगा तो वहां लिमिट नहीं होगी कि आप लाजमी 2 पेपर उठा के दें या इस तरह से करें, तो आप उसको थोड़ा सा तोड़ के प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ हमने एक प्रोग्रेशन रख दी। पहले क्या होता था, बच्चे कैफ 1 2 3 देते थे, नहीं पास होते थे, कहते छोड़ो 4 5 6 पढ़ना शुरू कर देते थे। 4 5 6 में कहीं रह जाते थे, वो कहते थे चलो कोई बात नहीं, एक दफा कैफ पूरा कर लें फिर बाद में पेपर देते रहेंगे। तो लोग 8-9 पेपर पढ़ जरूर लेते थे लेकिन पास 1-2 हुए होते थे।
आईकेप ये नहीं चाह रहा। आईकेप चाह रहा है कि अगर आप एक दफा रहे हैं कोई बात नहीं, आप बजाय इसकी कि सब्जेक्ट चेंज करें, आप अप्रोच चेंज करें, दोबारा से एफर्ट करें, उस पेपर को दें और उसके बाद उससे आगे के लेवल पे जाएं जब आप इतने सीनियर हैं कि आप आगे वाले कॉन्सेप्ट समझ सकें। तो ऐसे में अब ये ग्रुपिंग ए और बी कुछ इस तरह से बन रही है। ये मैं बात कर रहा हूँ नए लोगों की। ट्रांजिशन वालों का रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। सीफैप की बात करूं तो सीफैप दिखने में तकरीबन वैसा ही लग रहा है, रिपोर्टिंग, लॉ, पीएम, बीएफडी, टैक्स प्लानिंग, ऑडिट एश्योरेंस। टैक्स के अंदर उन्होंने प्लानिंग का कांसेप्ट इस्तेमाल किया है प्रैक्टिसेस। कॉर्पोरेट लॉ को पहले कॉर्पोरेट लॉ कहते थे, अब उन्होंने एडवांस कॉर्पोरेट लॉस कह दिए क्योंकि वो पेपर काफी हेवी सेट करना शुरू हो गया ओपन बुक के प्रकार। इन सिलेबसेस में उन्होंने लॉ में थोड़ी सी चेंज की है और पीएम में मैं कह सकता हूँ कि 15% के आसपास चेंज की है और पीएम का नाम बदल के कर दीजिए स्ट्रेटेजी एंड परफॉर्मेंस मेजर। तो एग्जिस्टिंग बीएम प्लस तकरीबन 15%, 15 से 20% चेंजेस इसमें इनकॉर्पोरेट करें तो ये नया वाला पेपर समझे। बाकी पेपर्स में कोई सिग्निफिकेंट चेंज हमें देखने में नजर नहीं आता। तो सीफैप में जो चीज हिट हुई है वो सीफैप 3 थोड़ा हिट हुआ है और 2 के अंदर कुछ छोटे छोटे से लॉज उन्होंने मजीद ऐड किए। मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट पहले भी जैसा था अभी भी वैसा ही है, इसमें कोई किसी किस्म की चेंज नहीं है। एक चांस था, एक हवा में एक बात उड़ी हुई थी कि शायद एक एमएससी हो जाए, लेकिन एमएससी अभी भी 2 ही है। बार बार ध्यान में रहे कि मैं बात कर रहा हूँ आज की डेट पे आए हुए डॉक्यूमेंट की बेस पे। एक स्टेप आगे चलते हैं, एक मिनट में जरा साथ साथ टाइम भी देखता रहूं ताकि मैं आपको ज्यादा परेशान ना कर पाऊं। सीफैप और एमएसए में अटेम्प्ट्स का क्या है? कैफ तो हमें समझ आ गया कि जी किस तरह से है, क्या है। अब सीफैप और एमएसए, वो कहते हैं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 12 महीने अपने ट्रेनिंग के कंप्लीट कर लिए और जिस महीने में इम्तिहान है उसके फर्स्ट डे से पहले 12 महीने कंप्लीट कर लिए। इम्तिहान होते हैं दिसंबर में और जून में, तो जून की यकम और दिसंबर की यकम, अगर इस डेट तक उनके 12 महीने पूरे हो गए हैं तो वो अटेम्प्ट दे सकते हैं। इन वेरी सिंपल वर्ड में 12 महीने पीछे कर लेता हूँ। आप जिस वक्त भी रजिस्टर हो रहे हैं उसके साल बाद आपकी जो भी अटेम्प्ट बनेगी वो आपकी अटेम्प्ट बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको 1 साल का कम से कम गैप होगा। पहले ये गैप 1.5 साल का होता था रजिस्ट्रेशन के बाद। अब आप रजिस्टर हो गए तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपको 12 महीने आपने ट्रेनिंग गुजार ली हो तो उस 12 महीने के बाद जो पेपर आ रहा है, अब अगर आप रजिस्टर हुए हैं फर्ज करें 30 नवंबर को, तो 12 महीने गुजरने के बाद आप 30 नवंबर अगले साल पे बैठे हुए होंगे और यकम दिसंबर पे अगर आपके 12 महीने पूरे हुए हुए हैं तो आप तो 12 महीने और 1 दिन पूरा कर चुके हैं। आपकी अटेम्प्ट दिसंबर में आ जाएगी। मई की 31, जून की 1, ये कट ऑफ डेट्स बन गई। नवंबर का 30 और दिसंबर की यकम। अगर इस डेट तक आप रजिस्टर हो गए हैं अपने, इस वक्त जैसे सितंबर है, अगर आप पेपर देते हैं, क्लियर होते हैं और आप नवंबर की 30 या दिसंबर की यकम तक रजिस्टर हो जाते हैं, फर्स्ट करें नई स्कीम अगर चल रही हो, तो फिर रूल ये होगा कि 2 सेशन बाद आपकी अटेम्प्ट आ जाएगी। पहले ये 1.5 साल बाद अटेम्प्ट आती थी, अब साल बाद अटेम्प्ट है। तो ये एक पॉजिटिव चेंज है ये फाइनल में नए वाले बच्चों के लिए। पुरानों की बात नहीं हो रही इस वक्त, नए बच्चों की बात। स्टूडेंट ने कम से कम 2 पेपर देने हैं, ये थोड़ी सी असल में कैफ लेवल पे तो हम 3 पेपर कह सकते हैं, वो फुल टाइम स्टूडेंट होता है। सीए फाइनल लेवल पे लोग जॉब भी शुरू कर देते हैं, आर्टिकल्स के बीच में टाइम भी नहीं मिलता, अभी तो वो थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं, कम पेपर देना चाहते हैं। तो आईकेप यहाँ चाहता है कि नहीं, वो थोड़ा सा रात स्ट्रगल करें और वो ज्यादा पेपर दें और कम से कम 2 पेपर उठाएं ताकि वो अच्छी तैयारी के साथ पेपर दे सकें। वो उनको पता हो कि मैंने पढ़ना है। जब बच्चे सोचते हैं ना एक एक करके पेपर उठाएं, तो शायद आईकेप को लग रहा है या शायद इस डॉक्यूमेंट के तहत ऐसा लग रहा है कि शायद लोग है ना फिर बहुत ही धीरे हो जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो कम से कम 2 पेपर दें। ऐसे में काफी स्टूडेंट्स ने मुझे मेल पे और सोशल मीडिया में भी कहा कि सर ये थोड़ा सा जुल्म वाला रूल है। तो आईसीएस मेंबर जब आप कमेंट करें तो उनसे कहेंगे कि इस तरह से लिमिट ना लगाएं, क्योंकि जो लोग जॉब करना शुरू हो जाते हैं उनके पास फिर डिस्पोजेबल टाइम कम होता है और आपको फिर सीए फाइनल के स्टूडेंट्स फिर आगे शादी हो गई, घर संभाल रहे हैं, सारा कुछ है, तो फिर एक रूम में 2 फाइनल लेवल के पेपर इकट्ठे शायद उनके लिए लाजमी उठा के देना थोड़ा सा मुश्किल। तो इसमें फिर इन्होंने एमएसए 1 का रूल दिया है कि जिन लोगों के ये 2 पेपर पास हो जाएं वो एमएसए 1 उनका ओपन हो जाएगा, वो एमएसए 1 की अटेंड कर सकते हैं। जिनकी ये 2 पास हो जाएं वो एमएसए 2 कर सकते हैं। मैंने शुरू में स्टैट्स ले लिए थे ताकि मैं जान लूं, क्योंकि इस वक्त ऑडियंस में ज्यादा सीए फाइनल के लोग नहीं है, तो इसलिए मैं सीए फाइनल पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। मैं कैफ और पीआरसी उसके ऊपर ज्यादा बात करने की कोशिश कर रहा हूँ।
कुछ कोर्सेज, हैंड्स ऑन कोर्सेज और कोर्स ऑन प्रोफेशनल वैल्यूज एथिक्स एंड एथिक्स पीवीए और हैंड्स ऑन कोर्सेज। पहले एक पीसीएससी हुआ करता था और उसके अलावा तो बहुत ज्यादा स्किल्स तो उतना काम नहीं था। अब उन्होंने 3 कोर्सेज हैंड्स ऑन कर दिए हैं। एक आपका प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस का, जो पुराने पीसीएससी से मिलता जुलता लग रहा है। एमएस ऑफिस, जो आप आईटी में जस्ट एमसीक्यूज करते थे, इसका एक प्रॉपर पेपर, एक प्रॉपर कोर्स जिसमें इसकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, बहुत ज्यादा काम आता है। उसके अलावा डाटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स या फिनटेक, ये 2 कोर्सेज की ऑप्शन है। एक चीज मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, इस वक्त मेरा मकसद नई स्कीम की मोटी मोटी चीजें बताना है और ट्रांजिशन बताना है। तो चूंकि एक तो फाइनलिस्ट पहली बड़ी कम है और ऊपर से ये चीजें अभी थोड़ा सा ड्राफ्ट सिचुएशन में भी हैं, तो इसको हैंड्स ऑन कोर्स को हम थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। इसके ऊपर हम लोग एक सेपरेट वेबिनार प्लान करेंगे कि ये क्या है, इनके कोर्सेज क्या है, आपको कम से कम किस तरह से तैयार होना है, आप कहाँ क्लियर हो सकते हैं, इनमें से कौन सा कोर्स आईकेप ले रहा है। अगेन सारा कुछ लिखा हुआ है, मैंने स्लाइड इसके सामने सजा दी है ताकि आप इसकी तस्वीर खींच सकें कि आपको पता हो किस तरह से। फिर जो प्रोफेशनल जो एथिक्स वाला कोर्स है, जो आपने ऑनलाइन उसको वो करना है, आपने सबमिट करना है अंडरटेकिंग टाइप का, तो अगेन ये क्या होता है, कैसे होता है, इस वक्त हम इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं, रादर देन कि मेरे ऑडियंस ज्यादा परेशान हो जाएंगे, सब तो पता नहीं किधर निकल गए। तो मैं वापस आ रहा हूँ, मुद्दे पे वापस आ रहा हूँ। हैंड्स ऑन कोर्स के ऊपर हम इंशाल्लाह ताला एक सेपरेट वेबिनार प्लान करेंगे। टीम में हमारे साथ जो स्पेशलिस्ट हैं, जो कि एमएस ऑफिस वगैरह के कोर्सेज को देखते हैं, और उसके अलावा जब से फिनटेक आईकेप ने अनाउंस किया था, वो पिछले 1-1.5-2 साल से उसके ऊपर काफी सारी वर्किंग कर रहे थे, और इसलिए मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में बात कर सकूं कि इनकी क्या सिलेबस है, किस तरह से है। तो इसमें जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, जो रेलेवेंट बंदा है, वो इंशाल्लाह इसके ऊपर इसी फोरम पे वेबिनार करके आपको उसके बारे में गाइड करेंगे। मैं एक स्टेप आगे चलता हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, किस स्टूडेंट को कितनी अटेम्प्ट मिलेगी, ये बात जहन में रखिए कि मैं इस वक्त न्यू बच्चे की बात कर रहा हूँ। ट्रांजिशन की मैं बात करने लगा हूँ, आप में से अक्सर लोग बोर हो रहे होंगे कि जी ट्रांजिशन क्यों नहीं आई, लेकिन अगेन मैंने दोनों तरह के लोगों को कवर करना है इस टाइम पे कि नई स्कीम में क्या है, और फिर जो पुराने नई स्कीम में जंप इन करेंगे तो उनके साथ क्या होगा, प्रोवाइडेड दैट की नई स्कीम आ जाती है। ले जी, उन्होंने हमें कैलकुलेशन बताई। उन्हें इफेक्टिव फ्रॉम ये वाली अटेम्प्ट, जहां जहां अटेम्प्ट का उन्होंने बताना है, जहां जहां तारीख बतानी है, जहां जहां इफेक्टिव डेट बतानी है आईकेप ने, चूंकि ये ड्राफ्ट है, फाइनल नहीं हुआ, तो पता नहीं कौन सी अटेम्प्ट में किस तरह से होता है, तो उन्होंने यहाँ पे एक्स लिख दिया, टीडी लिख दिया, एमएम लिख दिया, कुछ ऐसे कर दिया कि आप आइडेंटिफाई ना करें कि ये किस वक्त की बात हो रही है। तो जौन सी भी अटेम्प्ट में ये इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, ये इस डॉक्यूमेंट को चेंज करके उस जगह पर रेलेवेंट अटेम्प्ट का लिख देंगे। तो अगर मैं फर्ज करूं कि नई स्कीम आई हुई है, तो फिर क्या सीन है। अगर नई स्कीम आ गई हो जिस अटेम्प्ट को एप्लीकेबल, फर्ज करें अगर वो स्प्रिंग 2022 में आ जाती है, फर्ज करें, बहुत बड़ा फर्ज करें, तो वो लोग जो कैफ में आ रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम शेल हैव मैक्सिमम ऑफ 4 years फ्रॉम डेट ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट टू पास ऑल पेपर्स एट दिस स्टेज। जिस दिन आपने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट दी, आपको उसके बाद से 4 साल मिलेंगे। इन 4 साल में आपने अपने कैफ के 8 नई वाली स्कीम में 8 पेपर है, 8 पेपर क्लियर करते हैं। अब एक स्टूडेंट कहते हैं जी मैंने अच्छे खासे क्लियर कर दिए, आखिरी 1-2 रह गए थे, तो थोड़ा सा मेरे लिए गुंजाइश निकालें। यस, उन्होंने गुंजाइश निकाली। उन्होंने कहा अगर 2 पेपर जो उससे कम रह गए हैं, 1 या 2 पेपर रह गए हैं, तो ठीक है जी, आपको 1 साल इजाफी मिल जाएगा, तो 4 के बजाय आपके पास 5 साल। तो इसका मतलब है कि 4 साल में कम से कम आपको 6 पेपर पास करने हैं, और 8 करें तो क्या ही खूबसूरत बात है। और अगर एक आध रह भी गया तो आपको 1 साल की गुंजाइश और देंगे। पुराने जमाने में हर पेपर की अटेम्प्ट काउंट होती थी, कानून चेंज हो गया है, अब वो टाइम काउंट करेंगे। अब सारी कैलकुलेशन नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे नहीं हो रही है, अभी हो रहा है कब शुरू किया था कैफ, अच्छा फलाना, चलो जी 4 साल के अंदर तुमने कैफ कंप्लीट करना है। सर वो मैंने 4 साल में 6 पेपर पास कर लिए, अच्छा तुम्हें 1 साल और मिल रहा है, 2 अटेम्प्ट और अपने पेपर पास करो। अब यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन ये है कि अटेम्प्ट जब उसने की, उधर से जब 4 साल काउंट करें, फॉर एग्जांपल मैं सितंबर में अटेम्प्ट करूं, तो 4 साल काउंट करते हुए जो डे 0 है ये काउंट होगा या नहीं होगा। अगले 4 साल में आएंगी 8 अटेम्प्ट्स, लेकिन मैंने अगर अभी सितंबर में दी है और सितंबर से सितंबर तक 6 महीने हैं, तो क्या मेरे पास 8 अटेम्प्ट्स हैं या 9 अटेम्प्ट्स हैं। तो एक कंफ्यूजन यहाँ पे आ गई कि आपकी जो पहली अटेम्प्ट है, जो आपने अपीयर हुए, उधर से जो 4 साल शुरू होंगे, तो वो 4 साल अगले 4 साल या ये वाली अटेम्प्ट से काउंटर शुरू हो गया है।
तो ये थोड़ा सा इसमें अभी हम की तरफ भी आएंगे, जो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जो क्लैरिटी मांग रही है। ये हो गया कैफ वाले। तो कैफ नए वाले बच्चों को 4 साल मिलेंगे, और अगर एक आध पेपर उनका रहता हुआ 1-2 पेपर तो उनको 5 साल मिलेंगे। सीफैप की बात करते हैं। सीफैप वाले वो लोग जिन्होंने उस ड्यू डेट जो आई अपने अनाउंसमेंट की डेट बताई, पता नहीं है वो कौन सी है, कब इफेक्टिव होती है, जो इफेक्टिव डेट बताएं, shall not be admitted to any further examination of CFAP MMSA unless they have passed 4 paper of CFAP level within 10 years from date of commencement of their training। ट्रेनिंग जिस दिन से उनकी स्टार्ट हुई है, डे जीरो में काउंट कर रहा हूँ, जिस दिन ट्रेनिंग रजिस्टर हो गई है उनकी, यहाँ से आगे 10 साल तक अगर उन्होंने कोई से 4 पेपर पास कर लिए तो फिर उनके पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट आ जाएंगी बाकी पेपर्स के लिए, लिमिटेशन खत्म हो जाएगी। सीएफ पाने का लेवल काफी हैवी है, चीजें मुश्किल है, तो वहां पे उन्होंने थोड़ा खुला टाइम दिया है कि आपकी ट्रेनिंग जिस वक्त रजिस्टर हुई है, आप अगले 10 साल में 4 पेपर कम से कम निकाल लो तो ठीक है, फिर हम आपसे नहीं पूछेंगे अगले 2 पेपर आप जितना मर्जी टाइम लगाओ, कोई मसला नहीं। जब हम एमएसए की बात करते हैं तो एमएसए में कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं ये आपके जो प्रोफेशनल कोर्स है या जो हैंड ऑन कोर्सेज हैं, इनके अंदर भी उस तरह से लिमिट्स वगैरह का चक्कर। लेकिन ये जो कोर्सेज है इनकी एक ड्यू टाइम है कि इस डेट से इस डेट के दरमियान आप कर सकते हैं। अगेन वो एक सेपरेट वेबिनार में हम उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या है और किस तरह से है। अटेम्प्ट किसे कहते हैं? Attempt shall be counted when a person is issued the admit card and signs the attendance sheet examination। एक बच्चा पहले पेपर देने गया कैफ में और उसने पेपर देखा, वो घबरा गया, अटेंडेंस शीट आ रही थी, उठ के भाग गया, अटेम्प्ट काउंट नहीं हुआ। पेपर वाले दिन अचानक से बीमार हो गया, अटेम्प्ट काउंट नहीं हुआ। यानी कि अटेम्प्ट तब काउंट होगी जब आप एक्चुअली में वहां बैठेंगे और उनका अटेंडेंस का डॉक्यूमेंट साइन करेंगे। लेकिन अब अटेम्प्ट का काउंटर आने से पहली दफा चाहिए, क्योंकि पहली अटेम्प्ट देने के बाद आपकी गिनती शुरू हो जाएगी ईयर्स की। तो अगर पहली अटेम्प्ट में एक बच्चा ना दे सके, बीमार हो गया, कुछ और हो गया, दाखिला भी भेजा था लेकिन नहीं दे सका, तो उसके वो जो 4 साल या 10 साल या 4 साल, क्योंकि 10 साल तो ट्रेनिंग से शुरू हो रहे हैं, वो 4 साल वहां से शुरू होंगे जब उसने इनफैक्ट पहली अटेम्प्ट की। तो ये एक ओवरऑल कैलकुलेशन है। एग्जिस्टिंग जो लोग सोच रहे हैं सीए के बारे में और सीए में रहेंगे तो उनको क्या कहेंगे। अब आप कहेंगे सर बस बहुत हो गया, हमारी बात भी करें। ओल्ड और न्यू सब्जेक्ट्स की मैपिंग, क्या मैपिंग दी है इन्होंने? इन्होंने ओल्ड के साथ न्यू सब्जेक्ट जब सामने लाके खड़े किए तो इन्होंने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिया। पुराने नाम है एएफसी और कैफ, नए नाम है पीआरसी और कैफ। तो नए कैफ को अभी भी कैफ कहते हैं, लेकिन नया एएफसी नहीं है, पीआरसी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फंक्शनल इंग्लिश और पीसी दोनों के सामने बिजनेस राइटिंग एंड कम्प्रीहेंशन स्किल्स लाके खड़ी कर दी। यानी वो मानते हैं कि इनमें से कोई भी पेपर अगर आपने पास किया हुआ है तो असूलन वो सामने वाला पेपर आपका एग्जाम हो जाना चाहिए। ये उसको विज इक्विवेलेंट कंसीडर करते हैं। क्यूएम के साथ क्यूएम की इक्विवेलेंसी, फिर इंट्रोडक्शन टू आईटी जिसको वो खत्म कर रहे हैं और हैंड ऑन कोर्स में लेके जा रहे हैं, तो उसका इन्हें कुछ नहीं समझ आया, इन्होंने उसको उठा के इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के साथ रिलेट कर दिया कि अच्छा ठीक है, अगर आपका आईटी पास है तो ये छोटा पेपर था इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, चलो ठीक है आगे बढ़ो। अब अगेन जो उन्होंने एग्जेम्पशंस दिए, फिर हम देखेंगे कि ये ट्रांजिशन कैसे होगी। आगे जो चीज है वो बड़ी सेंसिटिव है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के आगे उन्होंने खाली जगह छोड़ी हुई है। दिस कैन बी एन एरर, दिस कैन बी पर्पसफुल। इरादा भी हो सकता है और हो सकता है कि शायद थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कुछ और करना चाह रहे हो लेकिन मतलब कुछ और है। खतरनाक मतलब ही निकल रहा है कि इंट्रो पास अगर हो गई तो आपको नई वाली जगह पे इंट्रो एग्जाम नहीं होगी। अगर इको पास हो गई तो भी नई वाली में इको आपको एग्जाम नहीं होगी। तो फिर ये इको और इंट्रो कैसे एग्जाम होंगे? आगे जाके उन्होंने कहा कि अगर आपने एएफसी पुराना वाला कर लिया तो नया वाला पीआरसी एग्जाम हो जाएगा और नए पीआरसी में ये दोनों पेपर होंगे। इस चीज ने इस वक्त सबसे ज्यादा आतंक मचाया है। इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो लोगों में परेशानी है, कंफ्यूजन है, टेंशन है, वो इस इशू को लेके है। इसके ऊपर भी थोड़ी सी लॉजिकल डिबेट करते हैं कि ये क्या हुआ है और किस तरह से, और जो अल्फाज लिखे हुए हैं स्कीम में, ड्राफ्ट स्कीम में, उसका क्या होगा। बिजनेस लॉ को वो मैप करते हैं 2 सब्जेक्ट के साथ, नया बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ। देन कैप 4, मैं कहता हूँ लुट मच गई है। आईकेप ने ना धमाका कर दिया, कमाल धमाका कर दिया। मुझे इस तरह का धमाका याद आ रहा है
जब एमएसए आ रहे थे ना और पुराने स्टूडेंट्स थे वो डरे हुए थे कि एमएसए पता नहीं क्या होगा, किस तरह से होगा। उस वो मॉड्यूल ये होता था, या उस टाइम पे पुरानी स्कीम के बच्चे होते थे, उनके 2 पेपर आसान माने जाते थे, आईटी और बीएम। और ये पेपर थोड़ा कंसिडर किए जाते थे कि हाँ भाई ये उतने तगड़े नहीं है जितने लॉ या रिपोर्टिंग या ऑडिट या इस तरह से करके। तो आईकेएफ ने एक बड़ी मजे की स्कीम दी थी कि अच्छा आप आईटी पास कर लो या बीएम पास कर लो, ये 2 पेपर आपका एमएसए 1 और एमएसए 2 एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि वो नया पेपर है, आपके लिए नया है, आप पुराने कल्चर पे चलना चाहते हो, आप ये 2 पेपर निकाल लो। तो 2 छोटे पेपरों पे 2 बहुत बड़े पेपर एग्जाम कर दिए। इसी तरह की लूट सेल नजर आ रही है इस डॉक्यूमेंट में। अगेन अल्लाह करे कि एरर ना हो, अल्लाह करे कि इस डिसीजन को रिवर्स ना करें। मुझे स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे खूबसूरत बात है सारे डॉक्यूमेंट में लगी वो कैफ 4 है। कैफ 4 आपको पता है एग्जिस्टिंग कैफ का तकरीबन सबसे छोटा पेपर है, और नए वाले कैफ का तकरीबन सबसे तकलीफदेह पेपर जो है वो मैनेजरियल और फाइनेंशियल एनालिसिस। तो खूबसूरत बात ये है कि उन्होंने इसको रिजर्व कर दिया। उन्होंने कहा भाई आप ये दो और ये हमसे सेल ले लो, इस हाथ दे उस हाथ ले, आप हमें बीएम उठा के दो और हमसे मैनेजरियल एनालिसिस का पेपर ले जाओ। तो ये इस तरह से कुछ कहानी बनी कि बीएम की बेस पे। अब आगे क्या है, आगे की कहानी सीधी है। रिपोर्टिंग 1 प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन टैक्स प्रैक्टिसेस, रिपोर्टिंग 2 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, ऑडिट। इनके नंबर भी दिए गए। इसका मतलब है कि 5 वहां के पेपर और 5 यहाँ के पेपर तो आपस में हो गए बराबर। यहाँ का एक पेपर लॉ का, वहां के 2 पेपर आपको एग्जाम कराना, और यहाँ पे जो बीएम का पेपर है वो आपको वहां का तगड़ा सा पेपर एक एग्जाम करा जाता है। और यहाँ के 2 पेपर बेचारे कैफ 1 और कैफ 2 कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके आगे जगह खाली रखी हुई है, जिसकी वजह से आवाम जज्बाती होकर सोच रही है हम कैफ 1 और 2 छोड़ ही देते हैं। भाई इतना जज्बाती नहीं होना, इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना, पता नहीं स्कीम कब आती है। और ऊपर से हो सकता है वो कहे नहीं कि हमारा ये इरादा नहीं था, ये शायद डॉक्यूमेंट से आपको ऐसा लग रहा है, हम तो यूं कह रहे थे। क्या हो सकता है मेंबर सजेस्ट करते हैं कि यार क्या कर रहे हो, एक बच्चा एएफसी देगा, एएफसी देने पे तुम उसका इंट्रो पास कर रहे हो, जब वो डायरेक्ट एफआर 1 में जाएगा तो उसकी बेस तो होगी नहीं अकाउंटिंग की। तो ऐसे में ये इस टाइम पे ना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। ये जो खाली जगह उन्होंने छोड़ी है ना स्कीम के डॉक्यूमेंट में, ये परेशान कर रही है। अब ऐसे में इस तरह की जितनी भी कंफ्यूजन है आईकेएफ ऑब्वियसली जानता है, वो नोट कर रहा है सारी चीजें, लोग उनको रब्ता कर रहे हैं, बता रहे हैं कि प्रॉब्लम है इस तरह से। तो आईकेएफ ने ये कहा है कि वो कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इशू करेंगे जिसमें वो थोड़ा सा और क्लैरिटी देंगे इन चीजों के ऊपर। तो चूंकि आवाम में बहुत टेंशन फैल गई थी, टेंशन ना फैलती हम भी वेबिनार में आते। प्रॉब्लम ये है कि बच्चे क्लास में पढ़ना ही बंद हो गए, तो उन्होंने कहा लोग पता नहीं इंट्रो का क्या हुआ, पता नहीं क्या। तो ये वेबिनार जरूरी है कि आपको बताया जाए कि ये इस वक्त करंटली इस डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा है, बट ये 100% श्योर नहीं है। तो ये कुछ मैपिंग है पुराने और नए सब्जेक्ट्स की, कुछ इस तरह से बनी है जिसमें हमें कैफ 1 और कैफ 2 नहीं समझ आ रहा है कि उसके साथ क्या हुआ। कैफ 3 गोल्डन हो गया क्योंकि इस पेपर पे 2 पेपर्स का क्रेडिट मिल जाना है, और कैफ 4 की बेस पे एक बहुत हैवी पेपर एग्जाम हो जाना है। तो इस वक्त कैफ 3 और 4 तो मतलब नाच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी मैं, बल्कि बड़ा मजा आ रहा है, मैं क्लास में जाता हूँ ना तो मैं बच्चों से कहता हूँ तुम बच्चों मत पढ़ो, कोई मसला नहीं। पहले मैं जाके तल्ले करता था भाई पढ़ लो, बच्चे नहीं पढ़ते थे। अब मुझे कहने की जरूरत ही नहीं, वो इतने सीरियस होने, पता है नई स्कीम आ जानी है, कल आनी है, परसों आनी है, जब भी आनी है मुझे 2 पेपर नहीं देने पड़ेंगे मेरा अगर लॉ पास हो जाए। मुझे वो बड़ा हैवी पेपर नहीं देना पड़ेगा मैनेजरियल फाइनेंशियल एनालिसिस का। अगर 4 की बेस पे उन्होंने एक बड़ा पेपर एग्जाम कर दिया, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत कमाल। एक स्टेप नीचे सीफैप की कहानी बड़ी सीधी सी है, वही सीफैप 1 2 3 4 जो चेंज आई है ये बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजी था, और अभी स्ट्रेटेजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट बन गया। कॉर्पोरेट लॉ को उन्होंने थोड़ा बड़ा कर दिया और कह दिया एडवांस कॉर्पोरेट लॉ एंड प्रैक्टिसेस, टैक्स के अंदर प्लानिंग प्रैक्टिस और इस तरह के अल्फाज डाल दिए। तो तकरीबन सीफैप में सिवाय पीएमएस के को बहुत मेजर चेंज नहीं है। लॉ में मैं कह सकता हूँ 5-7% चेंज है, और बीएम में मैं कह सकता हूँ 15-20% चेंज है। इसके अलावा ये फाइनल उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, एमएस उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। अच्छा पीसीएससी जिसने पीछे से किया है तो उसकी इक्विवेलेंट उसको ये जो हैंड्स ऑन कोर्स है उसमें प्रेजेंटेशन पर्सनल इफेक्टिवनेस वाला जो कोर्स है ये उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। अब सवाल ये है कि जो मैपिंग हमने देखी है इस मैपिंग की इम्प्लीमेंटेशन क्या है।
इसके ऊपर बात करते हैं। ट्रांजिशन स्कीम, आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो दरमियान में फंसे हुए हैं, कुछ पेपर पास है, कुछ पेपर पास नहीं है, कुछ इस अटेम्प्ट में दे रहे हैं, ये अटेम्प्ट तो कंफर्म पुरानी स्कीम है, अगली दफा आने के चांसेस हैं और उससे अगली दफा आने के भी चांसेस हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या वेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट है या उससे अगली अटेम्प्ट। तो डिसीजन मेकिंग जो है वो हमें कुछ सर्टेन चीजों पे करनी है, कुछ अनसर्टेन चीजों पे। थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। ट्रांजिशन स्कीम क्या है? पहले तो उन्होंने कह दिया भाई जिसका पुराना एएफसी पास होगा एक खास तारीख पे जब स्कीम लॉन्च होने लगेगी, पता नहीं वो क्या तारीख है, उस तारीख पे वो कहेंगे हाँ भाई बच्चे तुम दरमियान में पढ़ रहे थे, तुम्हारा क्या क्या पास है? बच्चा कहेगा सर एएफसी पास है, कहेंगे जा पीआरसी एग्जाम। वो कहेगा अच्छा जी मेरा कैफ पास है, वो कहेंगे जा कैफ एग्जाम। वो कहेगा जी मेरा सीफएफ पास है, वो कहेंगे जा वाला सीफएफ एग्जाम। वो कहेगा मेरा एमएसए पास है, हम कहेंगे जा तेरा एमएसए एग्जाम। ऐसा हो सकता है कि सीफएफ पूरा ना हो और एमएसए पास हो जाए, क्योंकि एक दो पेपर ऐसे हैं जिनका सीफएफ एमएसए से ताल्लुक है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ है? जिसका पुराना एएफसी पास हो जिसमें इंट्रो और इको नहीं है उसका पास हो जाएगा। सॉरी, पुराना एएफसी जिसमें इंट्रो और इको नहीं है उसका पीआरसी पास हो जाएगा जिसमें इंट्रो और इको भी है। ये एक थोड़ी पेचीदा सी चीज आ गई, ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ गया। अब फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने अभी एएफसी दिया या दिसंबर में एएफसी देता है, फर्ज करें दूर से फर्ज करें कि फर्ज करें मार्च 2022 नई स्कीम है, तो जिसने दिसंबर में एएफसी दिया वो जब आईकेएफ से जाके कहेगा, आईकेएफ कहता है जाओ तुम्हारा पीआरसी पास है, और पीआरसी पास होने में उसका इंट्रो और इको पास हो जाना है, और इंट्रो और इको बगैर पढ़े वो आगे चला जाएगा, तो क्या उसको एज मिल गया? ये थोड़ा सा लूप होल है, ये एक ऐसी जगह है जो साइलेंट रह गई है, इसके ऊपर उनको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी। मैं एंड ऑफ सेशन पे दोनों तरह से बात करूंगा, वो पेपर है या वो पेपर नहीं है, दोनों हिसाब से पेपर देना होगा या नहीं होगा, दोनों हिसाब से हमें थोड़ी सी प्लानिंग करनी है, एहतियात से चलना है। देखिए नई स्कीम तो कब से अनाउंस, 2 साल पहले लोग परेशान होना शुरू हो गए थे, फिर भी इतनी डिले हो गई, आगे पता नहीं कितनी डिले हो, कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है फौरन आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। मुझे सेफ रहेगी तो मैं वो सेफ प्लानिंग आपको बताने की कोशिश करूंगा। कैफ के बच्चों के साथ क्या होगा? आप कैफ की ट्रांजिशन समझे और कैफ की फिर कैलकुलेशन समझे कि वो किस तरह से कर रहे हैं। उन्होंने कहा अभी ट्रांजिशन स्कीम का जिक्र हो रहा है, मौजूदा कैफ के बच्चों का जिक्र हो रहा है। मौजूदा कैफ के बच्चे they shall be given credit in CAF under the scheme according to the mapping specified in the scheme। जो पेपर कैफ का उनका पास है उस पेपर पे उनको नए वाले कैफ का वो पेपर उनका गायब हो जाए। और वो मैपिंग मैं एक दफा दोबारा भी आपको दिखा दूं, इस तरह की मैपिंग थी कि बिजनेस लॉ पे आपके 2 पेपर पास हो जाए, बीएमबीएस पे आपका वो हैवी वाला पेपर पास हो जाए, और अगेन ये पांचों वही वाले हैं जो कि आगे वाले हैं, रिपोर्टिंग 1, रिपोर्टिंग 2, टैक्स, कॉस्ट, ऑडिट, इन पांचों पे वो पांचों एग्जाम हो जाए। तो कहानी जो जितनी भी खिचड़ी है ना वो कैफ 1 से 4 के दरमियान है। तो कैफ 5 से लेके 9 तक जिसका जौन सा भी पेपर पास होगा पुराने कैफ में, उसको नए वाले कैफ में भी वो वाला पेपर एग्जाम हो। तो अब बच्चे भी तो मिक्स है ना, किसी ने 2 पास किया है, 9 पास किया है, दरमियान में रहता है, किसी के 2 पेपर इधर से पास है। उन्होंने कहा भाई कोई मसला नहीं, जिस दिन नई स्कीम अप्लाई होगी और जो अटेम्प्ट तुम्हारी बनेगी तो तुम बैठ के बताओगे मेरे पास टोकर में क्या है। आप कहेंगे कि ये मेरे पास FR1 पड़ा है, वो कहेंगे जा FR1 ले जाओ। ये मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ये मेरे पास लॉ पड़ा हुआ है, वो कहेंगे अरे वाह शाबाश गोल्डन चीज दी है, तुम्हें 2 पेपर मिलते हैं। ये मेरे पास बीएम पड़ा है, छोटा सा पेपर था, निकल ले, छोटा समझ रहे हो, और भाई बड़ा वाला पेपर ले जाओ उससे। तो अगेन अगर मैं इस वक्त आज इस डॉक्यूमेंट के ऊपर बात कर रहा हूँ जो कि 100% सर्टेन डॉक्यूमेंट नहीं है, ड्राफ्ट है, लेकिन अगर ये ड्राफ्ट अप्लाई होता है तो कहानी इस तरह से है कि एग्जिस्टिंग कैफ आपके जितने पास है, एक बच्चा कहता है जी मेरा कैफ 1 पास है, कैफ 4 पास है और कैफ 7 पास है, हम कहेंगे अच्छा रिपोर्टिंग 2 पास है, जाओ रिपोर्टिंग 2 ले जाओ। कैफ 4 पास है, जो वो नया वाला जो मैनेजरियल एनालिसिस पेपर वो ले जाओ। कैफ 1 पास है, अच्छा चलो तुम्हारा सोचते हैं कुछ। एएफसी पास है, जा तुम्हारा कैफ 1 पास हो। अब ये पंगा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कैफ 1 और कैफ 2 की बेस पे विजा विज क्रेडिट मिल रहा है नहीं मिल रहा, इस टेबल में वो जगह खाली होने की वजह से कंफ्यूजन काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऊपर से एक खतरनाक जुमला यहाँ पे भी लिखा हुआ है, द क्रेडिट शैल बी अवॉर्डेड इन फॉलोइंग मैनर इररिस्पेक्टिव ऑफ न्यू कंपोजिशन ऑफ पेपर इन रिस्पेक्टिव स्टेज। उसने कहीं भूल जाए कि नई क्या कंपोजिशन है, पुरानी क्या कंपोजिशन है। पिछला पुराना एएफसी ले जाओ, ले आओ, नया पीआरसी ले जाओ, और पुराना गद्दा ले आए, नया गद्दा ले जाए, तो पुराना एएफसी लाके हमें दे दो और हमसे नया प्यारा खूबसूरत सा पीआरसी ले जाओ। और नया पीआरसी क्या है? एंट्रोपी और इको। और जब हम कंफ्यूज होते हैं तो 2 प्रॉब्लम है, जब हम आगे टेबल देखते हैं तो वहाँ इंट्रो और इको के आगे जगह खाली है, वो कह रहे हैं इसको कुछ नहीं मिलेगा।
बंदा कहते हैं ये क्या हुआ, फिर दोबारा से आके देखता है तो वो कहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ न्यू कंपोजिशन तुम एएफसी पास करो, हमसे पीआरसी ले जाओ। लेकिन ये इस वक्त सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसपे सारे कॉलेजेस जो है वो आईकेएफ से गुफ्तशनीद कर रहे हैं। भाई आप क्या कर रहे हैं, आपने तो हमारे बच्चों को ही परेशान कर दिया है। बच्चा इंट्रो और इको पढ़ रहा था, वो सोच रहा है कि वो अटेम्प्ट दे ना दे, और आईकेएफ का क्या पता, साल बाद स्कीम आए, 1.5 साल बाद स्कीम आए, बच्चा वो पेपर होल्ड करके बैठ जाएगा और ऊपर से वो पेपर पता नहीं एग्जाम हुआ नहीं हुआ, उसको मिला नहीं मिला। तो इतनी कंफ्यूजन, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। तो रॉन्ग नंबर में नहीं आना, खामखा अचानक से कैफ वन छोड़ के भाग नहीं जाना कि ये तो मेरा खुद से पास हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा ना लॉजिक इस्तेमाल करें। अभी मैं थोड़ा सा फ्रेमवर्क बताऊंगा कि लॉजिक कैसे इस्तेमाल करें। अच्छा जी, स्टेप 1 क्या हुआ? स्टेप 1 में उन्होंने पिछली मैपिंग से ले लिया कि ये पेपर दो, इस पेपर के बदले ये ले जाओ, इस पेपर के बदले ये ले जाओ, ले लिया। फिर क्या होगा, जो उनके रिमेनिंग कैफ के पेपर बच जाएंगे अब नई स्कीम में, उनके उन 8 में से जिनका क्रेडिट मिल गया वो तो साफ हो, जो बच गए अब वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आप कहें सर मेरी तो पहले बहुत ज्यादा अटेम्प्ट हुई थी, मुझे कितनी अटेम्प्ट मिलेंगी? उन्होंने कहा जाओ ये शीट करो, तुम्हारी पिछली अटेम्प्ट को भूल जाते हैं हम, तुम आज से तुम्हारा काउंटर शुरू करते हैं। तुम्हारे पास कितने पेपर रिमेनिंग है, जितने पेपर रिमेनिंग है तुम्हें उसके हिसाब से एक फार्मूले से तुम्हें टाइम दे देते हैं। क्या फार्मूला है? They shall have a maximum period to pass all paper of CAF. The period shall be computed in months, worked out as 6 times of the number of paper they have yet to pass on वो वाली तारीख जब नई स्कीम आती है। एक बच्चा कहता है जी नई स्कीम आने पे ऊपर वाले बच्चों को ले लेते हैं 1, 4 और 7, चले इस बच्चे का 3 भी पास करा देते हैं, क्या याद करेगा? तो 3 की वजह से 2 पेपर वहां एग्जाम्प्ट हो गए। तो इस बच्चे के पास अब नए वाले कैफ में 4 पेपर बचे। वो 4 पेपर इसके सामने आए, उन 4 पेपर्स में इसको अटेम्प्ट कितनी मिलेगी? उन्होंने कहा जी आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ पेपर्स। तो जितने भी आपके रिमेनिंग पेपर हैं वो 6 से मल्टीप्लाई होंगे, इतने मंथ्स आपके पास ऐड हो जाएंगे। बच्चा कहे मेरा तो एक ही पेपर रहता था, ये क्या हुआ भाई, मेरे 2 रहते होते साल मिल जाता, एक पे तो बड़ा कम टाइम होने का। नहीं, रुक जाओ। जिन लोगों के 3 या 3 से कम पेपर रहते होंगे उनको 24 महीने मिलेंगे रिमेनिंग पेपर पास करने। अब कैलकुलेशन करनी है। नए कैफ में कितने पेपर है? 8। एग्जामिशन लेके कितने बच जाएंगे ये डिपेंड करता है, हो सकता है आपको कोई एग्जामिशन ना मिले। आप अगर तो आपको कोई एग्जामिशन नहीं मिल रही, इसका मतलब है पीछे भी आप कैफ में पाए। और अक्सर लोगों को अगर एएफसी की बेस पे या कैफ 1-2 की बेस पे कैफ 1-2 एग्जाम हो गया तो वो भी। अब फर्ज करें आपका पेपर बचा 1, आपको मिल जाएंगे 24 मंथ, 2 साल। आपके पेपर बचे हुए हैं 2, आपके पास अभी भी 24 मंथ्स हैं, 2 साल। आपके पेपर हैं 3, आपके पास अभी भी 24 मंथ्स हैं, 2 साल। आपके पेपर रहते हैं 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास अभी भी हैं 24 मंथ्स, 2 साल। आपके पेपर बचे 5, 6 बार 30, आपके पास हैं 2.5 साल। आपके पेपर बचे हुए 6, 36, 3 साल। आपके पेपर बचे हुए हैं 7, 3.5। आपके पेपर बचे हुए 8, तो भाई जिस 8 पेपर बचे हुए इसका मतलब पूरा कैफ ही रहता है उसका। तो ये तो वो वाला बच्चा हो गया जिसने ये वाला नया कैफ देना है। तो जिसने नया कैफ देना है उन्होंने पहले ही कहा था 4 साल। चलो कोई नहीं, मैं 8 को मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, 48 महीने, 48 महीने भी 4 साल होते हैं। तो टेक्निकली अगर मैं इसको समराइज करने की कोशिश करूं, रिमेनिंग वो एग्जामिशन क्लेम करने के बाद, वो विद क्रेडिट लेने के बाद रिमेनिंग पेपर और टाइम आपको कितना मिलेगा? अगर आपके रिमेनिंग पेपर 1 से 4 के दरमियान है तो आपको मिलेंगे 2 साल, मजीद 2 साल। आपका पीछे जो मर्जी चलता रहा था, स्कीम की इंप्लीमेंटेशन की डेट पे आपके पास हाथ में 4 पेपर, 3 पेपर, 2 पेपर, 1 पेपर, आपको मिलेगा 2 साल। आपके पास अगर 5, 6 और 7 है तो अकॉर्डिंगली 6 महीने ऐड होते चले जाएंगे, 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल। और 8 पेपर वाले का मतलब वो ये है कि उसका कैफ रहता है, तो वो तो नई स्कीम में, मतलब वो तो प्योर ही नया कैफ का बच्चा है, उसको 8 अटेम्प्ट्स यानी कि 4 साल।
अब अगेन कोई कैद नहीं है, आप एक अटेम्प्ट में 3 पेपर दें, 5 पेपर दें, आपने 2 पास कर लिए ग्रुप ए में से, आप आगे चले गए, 2 पिछले दिए, 3 अगले दे दिए। आप एक 6 महीने में 5 पेपर देते हैं तो वो 5 काउंट नहीं करेंगे, आपका 6 महीने गुजरना काउंट करेंगे। पुराने जमाने में अटेम्प्टिंग काउंट होती थी, अब टाइम काउंट होगा। 6 महीने गुजर गया, साल गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, तो रिमेनिंग पेपर्स की कुछ इस तरह से कैलकुलेशन रिमेनिंग टाइम की बनती है। तो जिनके कम पेपर रहते हैं उनको 2 साल का स्टैंडर्ड टाइम दे दिया, 1 से 3 तक। और जो 4 वाला है, 4 को भी जब 6 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी 24 महीने उस पे आता है। तो 1 से लेके 4 तक पेपर अगर आपके इन हैंड हुए तो आपको 2 मजीद साल मिल जाएंगे, और अगर आपके इससे ज्यादा हुए तो जितने हैं उसमें 6-6 महीने ऐड होते चले जाएंगे। तो ये एक समरी सी बन गई यहाँ पे कैफ की कैलकुलेशन। आगे चलते हैं, सीफेट की कैलकुलेशन कैसे होगी। ट्रांजिशन पहले तो वही होगा, क्रेडिट उनको मिल जाएगा जो पीछे से पास है, वो मैपिंग के हिसाब से पास हो जाएगा। अब this shall be required to pass at least 4 paper of CFAP within 10 years from the date of their any first attempt after the effective date of the scheme. स्कीम आने के बाद जो भी उनकी अटेम्प्ट होगी उसके 10 साल के अंदर अंदर उन्होंने 4 पेपर पास कर लेने हैं। और अगेन अगर किसी भी टाइम पे आपके सिर्फ 2 पेपर सीफैप के रह गए तो फिर आपकी अटेम्प्ट अनलिमिटेड हो जाएंगी। तो सीए फाइनल वालों को यहाँ पे 10 साल फ्रॉम फर्स्ट अटेम्प्ट मिल गए और 4 पेपर अगर उन्होंने निकाल लिए। अब सवाल है कि एग्जाम्पशन वाले, हाँ वो भी शामिल। अगर आपके 2 पीछे से एग्जाम्प्ट हुए हैं, पिछली स्कीम में आपके पास किए हुए थे, 2 और पास कर लिए, तो आपके सीफैप के 2 पेपर रह गए खाली। तो जिसके 2 पेपर रह जाएंगे उसकी अटेम्प्ट अनलिमिटेड हो जाएंगे। तो आपने 4 पेपर मैक्सिमम पास कर लिए तो आपकी अटेम्प्ट अनलिमिटेड हो गई। और अगर पीछे से कुछ पास करके आए हैं तो 4 में से माइनस, आपने एक पहले से पास किया हुआ है, अगले 10 साल में 3 पेपर और पास कर लें, उसके बाद आपको कोई नहीं पूछेगा कि कितना टाइम लगाया। फिर शायद आपका बच्चा आपसे पूछे कि जी अब्बू मेरे भी कोई 1-2 पेपर ही रह गए हैं, तो आपने पहले सीए करना है या मैंने, तो उस टाइम पे आप खुद ही शायद थोड़ा जज्बाती हो जाए, लेकिन बहरहाल आईकेएफ आपसे नहीं पूछे। सीफैप वाले ऑडियंस का मैं सीफैप के ऊपर जरा ज्यादा बात नहीं कर रहा। एम्बिग्विटीज क्या है थ्रू आउट, आप लोग साथ साथ आपके सवाल आपके पॉइंट्स आ रहे हैं, टीम के लोग धड़ाधड़ आपको रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, और साथ साथ मुझे भी नजर आ रहा है कि आप अच्छे खासे परेशान हैं, टेंशन में हैं, कंफ्यूज हैं। एम्बिग्विटीज एक्सपोजर ड्राफ्ट में क्या ऐसी कंफ्यूजन है, क्योंकि ये है एक्सपोजर, मैंने किसी भी जगह नहीं कहा कि ये फाइनल है, मैं किसी भी जगह नहीं कह रहा कि आ गई है नई स्कीम, लेकिन नई स्कीम आने के चांसेस थोड़े से बढ़ गए। उसके ऊपर अब हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स का कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो। स्टूडेंट्स के कोर्स ऑफ एक्शन से पहले देखते हैं कि अपेरेंटली हमें क्या क्या अजीब सी चीजें नजर आ रही है नई स्कीम में, क्या क्या परेशानी नजर आ रही है। नंबर 1, ये इंट्रो और इको वाला मसला समझ नहीं आ रहा। ये एएफसी जो लिखा हुआ है आज की डेट पे एक्सपोजर ड्राफ्ट में जो लिखा हुआ है उसका क्लियर कट मतलब ये है कि आपका अगर एएफसी पास है तो आपका कैफ 1 और कैफ 2 उड़ गया, एग्जाम्प्ट हो गया। अगर स्कीम अभी आ जाती है, अब स्कीम 6 महीने बाद आए, साल बाद आए, 1.5 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, मीनवाइल वो स्कीम में चेंज करके इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा और क्लियर कर दें, तो आप एम ही सोच के बैठे होंगे मेरा इंट्रो पास हुआ और अचानक से इंट्रो आ जाए, तो कोई भी खतरनाक फैसला नहीं करना। अभी आईकेएफ के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का भी वेट कर लें, मोस्ट प्रोबब्ली कल वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दे देंगे फॉर और क्लैरिटी के लिए। उनको ईमेल भी करें। आईकेएफ को कुछ लोगों ने जब पूछा कि जी मेरा एएफसी पास है तो क्या कैफ 1-2 देना पड़ेगा, उन्होंने कह दिया नहीं। फिर उसके बाद अगले दिन जब बच्चों ने पूछा, उन्होंने कहा जी रुक जाए, हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दे रहे हैं, हम थोड़ा सा क्लैरिटी दे रहे हैं। तो अल्लाह करे उसके अंदर क्लैरिटी आ जाए ताकि आपको पता हो कि आपने क्या करना है। क्लैरिटी आए या ना आए, दोनों केसेस में हम देखते हैं कि हम क्या करें जिससे हमारा कम से कम। तो पहली कंफ्यूजन कैफ 1 और कैफ 2 वर्सेस एएफसी वर्सेस पीआरसी कि एएफसी में इंट्रो और इको नहीं है उन 4 पेपर में, और पीआरसी के 5 में वो दोनों पेपर है, और ये कहते हैं एएफसी पास करो हमसे पीआरसी ले जाओ। तो वो 2 पेपर जो आपने पास ही नहीं किए वो एग्जाम्प्ट हो गए। मतलब अपेरेंटली ये लग रहा है, क्योंकि दिखने में लग रहा है कि शायद कुछ ग्लिच है, शायद कोई गड़बड़ है, और अगर वाकई उनका ये इरादा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने फैसला नहीं करना जब तक उनकी तरफ से क्लैरिटी नहीं। दूसरा मसला इफेक्टिव डेट स्कीम की अभी नहीं पता। उन्होंने कहा हमारा प्लान है स्प्रिंग 22, ये उनका प्लान, ये उनकी ख्वाहिश है। बट गवर्नमेंट क्या करती है, नई काउंसिल उसके ऊपर क्या डिसीजन लेती है, मेंबर के क्या कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे एक्सेप्टेंस हैं। तो इसलिए मैं इस टाइम पे ये अजम्पशन नहीं ले रहा कि नई स्कीम आ गई, और मैं ये भी अजम्पशन नहीं ले रहा कि नहीं अभी बड़ा टाइम है, 1.5 साल,
तो मैं आपको रादर ये कहूंगी नहीं यार छोड़ो प्लानिंग मत करो, थोड़ी बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत ना, कम से कम कुछ बड़े विलन्स को आप अपने सामने से हटा सकते हैं। अगर स्कीम जल्दी आ जाए या देर से आ जाए, कुछ काम ऐसे जिसके करने में आप थोड़े ज्यादा सिक्योर हो, वो हमें जरूर कर लेना चाहिए। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ईजी हो जाए, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही पैनिक हो जाए, परेशान हो जाए। रेगुलेट करना है डिस्ट्रेस को थोड़ा सा मुनासिब लेवल पे। ट्रांजिशन टाइम का शायद कोई चांस निकल आए, क्योंकि अभी जो अल्फाज है ना उसमें कोई ट्रांजिशन नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा जिस वक्त ये डेट आएगी, वो डेट जो उन्होंने इफेक्टिव डेट बताई है, उस डेट पे तुम बताओ तुम्हारे पास क्या है टोकरी में, अपने पेपर निकाल के हमें दो और हमसे एग्जेम्पशन ले दो, और आज तुम नई वाली स्कीम में फौरन से कूद पड़े। पिछली दफा 6 महीने का टाइम मिला था ट्रांजिशन, उन्होंने 6 महीने पहले नई स्कीम बता दी थी और कहा था अगले 6 महीने में अपनी पसंद से अच्छे अच्छे पेपर दे लो ताकि तुम्हें ये वाले पेपर एग्जाम हो जाए। तो लोगों ने फिर वो पेपर उठा के देने शुरू कर दिए थे, जिससे एक एक दो दो पेपर एग्जाम हो जाते थे या हैवी वाले पेपर एग्जाम हो जाते थे। तो इस दफा इस एक्सपोजर ड्राफ्ट में ट्रांजिशन टाइम नहीं है, तो शायद इज देयर एनी चांस ऑफ ट्रांजिशन टाइम, ये एक एम्बिगुइटी स्टिल है। स्टूडेंट दो ग्रुप में इकट्ठे लैंड कर जाए फिर क्या होगा? एक बच्चा है, उसने अपनी टोकरी में से पेपर निकाल के दिखाए, तो उन्होंने कहा लो भाई तुम्हारा ग्रुप ए का एक पेपर निकल गया, तुम्हारा ग्रुप बी का भी एक पेपर निकल गया। आप वो क्या करेंगे? क्या वो ग्रुप ए में, क्या वो ग्रुप बी में, क्या वो दोनों के इकट्ठे पेपर दे सकता है? और इन्होंने कहा जी आपने ग्रुप ए के 3 पेपर इकट्ठे देने हैं, और अगर 3 से कम रह जाए तो जितने हैं आप उतने दे रहे हैं। अब फंस गई कहानी। एक बच्चे का ग्रुप ए और ग्रुप बी में से थोड़े से पेपर पास हुए हैं, तो क्या वो दोनों को मिक्स करके इकट्ठे चल सकता है? क्या होगा? ये चीज बहुत ज्यादा क्लियरली हमें नजर नहीं आती कि अगर वो बच्चा पार्शियल पास कर लेता है तो उसकी मिक्सिंग किस तरह से होती है। क्या स्टूडेंट 6 पेपर दे सकता है इकट्ठे? अभी तक केएफ में 5 पेपर थे। मैं नहीं कह रहा आप 6 पेपर दे दें, लेकिन मैं एम्बिग्विटी बता रहा हूँ कि इस वक्त उन्होंने कहा है कि आपने 3 पेपर इकट्ठे देने हैं, ज्यादा की कोई कैद नहीं, आप 4 पेपर भी इकट्ठे दे सकते हैं एक ग्रुप के। अब मैंने क्या किया, मैंने एक ग्रुप के 2 पेपर पास कर लिए, 2 रह गए, मैं अगले ग्रुप में चला गया, अगले के मैं 4 इकट्ठे उठा सकता हूँ और पिछले के साथ मैं अगले की मिक्सिंग कर सकता हूँ। तो क्या मैं 6 पेपर इकट्ठे दे सकता हूँ, या अभी भी ये 5 पेपर्स वाली कैद है मुझ पे कि कैफ में इस तरह से होगा? हरगिज़ रेकमेंड नहीं कर रहा कि आप बहुत ज्यादा पेपर दें, लेकिन मैं इस वक्त एम्बिग्विटी की बात कर रहा हूँ कि जो कंफ्यूजन चल रही है वो ये एक बड़ी खतरनाक सी कंफ्यूजन है। सीए फाइनल की इम्प्लीमेंटेशन डेट क्या है? लास्ट टाइम ऑटम 2014 में स्कीम आई थी, 2013 वाली ऑटम 2014 में अप्लाई हुई थी, और सीए फाइनल वालों को एक ट्रेनिंग वगैरह की गैप को जहन में रख के उन्होंने दिसंबर 2016 पहली अटेम्प्ट ली थी सीए फाइनल वालों की। क्योंकि सीए फाइनल की तो ट्रेनिंग भी चल रही है ना, आप लोग तो अभी बस पेपर दे रहे हैं। तो सीए फाइनल वालों के लिए नई स्कीम की क्या डेट है? क्या वही डेट होगी जो कैफ वाली है, या उसमें 1-1.5 साल 2 साल का गैप देंगे? ये चीज क्लियर नहीं है इस डॉक्यूमेंट से। तो ये ओवरऑल कुछ मोटी मोटी एम्बिग्विटीज है, जिसमें सबसे बड़ी एम्बिग्विटी यही है। अब सवाल है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स का क्या तर्ज अमल होना चाहिए, अलग अलग स्टूडेंट क्या प्लान करें। स्टूडेंट्स कई कैटेगरी में, तो मैं स्टूडेंट्स पे काम करता हूँ, कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देता हूँ, किस किस स्टूडेंट की क्या अप्रोच होनी चाहिए। काम करते हैं ऊपर से। जो सीफैप में है इस वक्त स्टूडेंट्स, सीफैप में उन्होंने कुछ भी नहीं करना, खामोशी से सुकून से जब नई स्कीम आ जाए तो समझें कि बस नाम चेंज हुआ है, पेपर भी उनका वही है। ज्यादा से ज्यादा बीएम के अंदर उनको थोड़ा सा सिलेबस में चेंज नजर आएगा और लॉ के अंदर थोड़ी सी माइनर डेविएशन। तो जो सीफैप में बैठे हुए आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। नई स्कीम क्या है, कब अप्लाई होगी, इवन पूछने की भी जरूरत नहीं है कि नई स्कीम कब आ रही है। भाई आप सीफैप कर रहे हो, कुछ पेपर पास हो गए, कुछ रह गए हैं, अगर नई स्कीम आ गई तो भी उतने ही पेपर होंगे, पुरानी स्कीम है तो भी उतने ही पेपर है। नई स्कीम के सिलेबस थोड़े से चेंज, थोड़े से बहुत ज्यादा फर्क। तो सीफैप वाले दोस्तों कुछ नहीं करना, कुछ पैनिक नहीं होना, सुकून से जाएं। आप अभी लॉग आउट कर दें, इस वेबिनार से बाहर निकलें और अपने जाके अपना हल्ला गुल्ला करें, नई स्कीम आपको कुछ नहीं कह रही। अच्छा क्या ऐसा स्टूडेंट जो 5 से लेके 9 के दरमियान है, अजम्पशन ये है कि प्रीवियस क्लियर्ड, प्रीवियस पेपर आपके हो गए हैं क्लियर, भाई कुछ करने की जरूरत नहीं। आप 5 से 9 के दरमियान है, अगर नई स्कीम आ भी गई तो आपके जो जो पेपर रहते हैं पुराने, वही वाले पेपर आपको नए देने होंगे। माइनर सी चेंजेस सिलेबस में, जैसे एम लॉ के अंदर कुछ छोटे मोटे नए लॉज ले आए 20-25 नंबर के, जैसे सी लॉ के अंदर बाइंडिंग अप बाय कोर्ट और इस तरह की कुछ चीजें ऐड कर दी, जैसे
FR2 के सिलेबस में से कोई चीज निकाल के FR1 में ले गए, FR1 से निकाल के FR2 में ले गए, एक दो टॉपिक्स की मैक्सिमम प्लस माइनस। तो टेक्निकली स्पीकिंग 5 से लेके 9 तक के स्टूडेंट्स को सोचने की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाई आप सुकून करो, चिल करो, नई स्कीम हो इम्प्लीमेंट या ना हो, आज इम्प्लीमेंट हो, 6 महीने बाद हो, साल बाद हो, 1.5 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, रिलैक्स, आप चिल करें। तो सीफा वाले सारे सुकून में, MSA वाले सारे सुकून में, कैफ के 5 से लेके 9 तक सारे सुकून में। लेकिन कुछ बेचैन रूहों का क्या, ये जो 1 से लेके 4 तक है, और ऊपर से पीछे से वो जो मचलते हुए बच्चे AFC के शरारती से, नटखट से, जो भी CA में सही से आए भी नहीं है, उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि CA में क्या दिक्कतें हैं, उन बच्चों का क्या होगा। आए उन बच्चों की तरफ चलते हैं। ये चीज क्लियर है। CFA वाले कोई टेंशन नहीं। कैफ पहले 4 पेपर अगर निकाल के बैठे हुए हैं कोई मसला नहीं है, फाइन। और पहले 4 नहीं निकाल के बैठे, उनमें से एक आध रहते हैं और इस्तीफा दे रहे हैं, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है जब आप दे ही पहले 4 पेपर रहे हैं और उसके अंदर फिर अब आपको क्या सोचना होगा, किस तरह से सोचना होगा। आएंगे। अब मैं कहानी पीछे से शुरू करता हूँ, AFC की साइड से शुरू करता हूँ। सबसे मुश्किल बात सबसे एंड पर डिस्कस करेंगे ना। एक बच्चा जिसने AFC क्लियर किया दिसंबर में, दिसंबर कहां से आया, जून। बहुत मुबारक हो आपको, आपने AFC क्लियर कर लिया है। एक डाउट है, एक चांस है कि शायद शायद बहुत बड़ा शायद कि आपके 2 पेपर एमी मुफ्त में मिल जाए, शायद एमी। वो है कैफ 1 और 2, इको और इंट्रो। बहुत बड़ा शायद है कि अगर वो जो लिखा हुआ है उस पर कायम रहे और वो कहें नहीं ये गलती नहीं हुई, हम बच्चों को फेवर देना चाह रहे हैं, तो आपका कैफ 1 2 ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। स्टिल आई वुड रिकमेंड कि अगर ऑटोमेटिकली भी पास हो जाए तो भी कैफ 1 जरूर पढ़े। कैफ 1 कम से कम प्राइवेटली पढ़ लें, यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ लें, कहीं दोस्त से कोई लेक्चर वगैरह पता लगे उससे वो कर लें। क्योंकि कैफ 1 ये जो इंट्रो है ये अगर आपको नहीं आती ना तो FR1 आपको नहीं आएगी। तो अगर आप AFC पीछे से आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं यार 1 2 छोड़ देते हैं, 1 2 की क्या जरूरत है, नहीं। आपने अभी फिलहाल चूंकि आपके पास कम टाइम है, ये वो लोग हैं जो इस वक्त सोच रहे हैं कि मैं फास्ट ट्रैक उठाऊं। तो भाई आप फास्ट ट्रैक में क्या उठाते हैं? नॉर्मली 3 पेपर पसंद किए जाते हैं, कैफ 1, कैफ 2 और कैफ 4। कैफ 1 लोग इसलिए फास्ट ट्रैक में उठा लेते हैं कि चलो अच्छा है हमें अकाउंटिंग आ जाएगी, आगे FR1 के साथ जोड़ेंगे, क्रेडिट दे देंगे या इस तरह से। कैफ 1 थोड़ा तगड़ा पेपर होता है और कम टाइम में। मैंने जब टीचर से पूछा है तो ज्यादातर टीचर्स कहते हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता, बस कॉलेज वाले अनाउंस तो कर देते हैं लेकिन हमारा दिल नहीं मानता। कैफ 1 फास्ट ट्रैक में होने वाला पेपर असूलन नहीं है। कैफ 2 और 4 ये बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। कैफ 2 सबसे ज्यादा पसंद होता है, बिगिनर पेपर है, आए ठकाठक उसको तैयार किया और कवर कर लिया। तो जो लोग फास्ट ट्रैक दे रहे थे उनमें से कुछ कैफ 1 को प्लान कर रहे थे, अब वो घबरा गए कैफ 1 करें ना करें। जो ऑलरेडी कैफ 1 को लेके चल पड़े थे वो लेके चलते, कोई जरूरत नहीं परेशान। देखिए अगर ये पेपर गायब भी हो गया ना तो आपका जाएगा कुछ नहीं, आपको कम से कम एक बेस मिल जाएगी अपने FR1 के लिए। तो आप ये यकीन रखें कि आपका ये पेपर पास होने पे आपको एडवांटेज मिलेगा। 2 बातें हो सकती हैं, आप कैफ 1 का पेपर दे दें, पास कर दें और ICAP कहे नहीं जी हमने तो AFC की बेस पे एग्जाम कर दिया, आपका नुकसान कितना। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मुझे एग्जामिशन मिल जाएगी और आप ये पेपर ना दें और ICAP कह दे दोगे तो तुम्हें एग्जामिशन मिलेगी, तो फिर तो आपका नुकसान हो गया। कैफ 1 भी देना पड़ेगा और उसके बाद FR1 की तैयारी भी, मतलब 6 महीने मजीद डिले हो जाएगी। तो फास्ट ट्रैक में वो लोग जो कैफ 1 उठा के प्लान कर रहे थे, कैफ 1 पढ़ते रहे, ज्यादा पैनिक ना हो, पढ़ते रहें और ICAP के फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस का वेट करें और अनाउंसमेंट का वेट करें। पेपर आ जाए और तब तक कुछ नहीं यार, आप पेपर दे देते हैं, कोई मतलब नहीं, पेपर देने से कोई नुकसान नहीं होगा। अटेम्प्ट का काउंटर वगैरह तो फिर रिवाइज हो जाना है जैसे ही नई स्कीम में, तो आप जरूर अटेम्प्ट करते हैं, तैयारी के साथ अटेम्प्ट करें। ये सोचें कि ये पेपर पास होने पे पास होगा, ये मुझे मुफ्त में नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपने सोच लिया मुफ्त में मिल गया तो फिर काम खराब। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने फास्ट ट्रैक में पढ़ना शुरू कर दिया था। जो बच्चे अभी कंफ्यूज थे, they have yet to decide. If yet to decide, तो इस वक्त इतने कम टाइम पे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इंट्रो उठा पढ़ना शुरू कर दे तो शायद मुनासिब बात नहीं है।
आइडियली आपको 2 या 4 उठाना चाहिए। अब 2 पे लग गया इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क कि 2 पास कर भी लूं तो पता नहीं आगे क्या हो, एग्जामिशन मिले ना मिले। तो 4 पे तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ। 4 उठाए, 4 उठाए और 4 की बेस पे एक बड़ा वाला पेपर अपने जोली में ले जाए। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि ये कहते हो ये क्या गलती हो गई, हम कैफ 4 की बेस पे वो आगे वाला पेपर क्यों एग्जाम कर रहे थे, रिवर्स करते हैं। अगर रिवर्स भी कर दें तो शायद पीछे वो जो आईटी की बेस पे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की एग्जामिशन है वो भी रिवर्स कर दें। तो कोई पता नहीं कैफ 4 पे आपको पीआरसी का वो पेपर एग्जाम हो जाए। तो कैफ 4 वाला पेपर कम से कम पीआरसी का एक पेपर एग्जाम कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा आपका मैनेजरियल एनालिसिस का पेपर एग्जाम कर सकता है, जो कि मुझे इस स्कीम में सबसे बड़ा जो मुझे शॉर्ट नजर आ रही है, सबसे जबरदस्त तूफानी बात नजर आ रही है वो ये है कैफ 4। तो अगर तो आप एएफसी वाले हैं जिन्होंने जून में क्लियर कर लिया और अब आपने सोचना है, अभी तक आप सोच रहे थे कि ईद आने वाली, ईद के बाद फास्ट ट्रैक उठाऊंगा, तो अब अगर उठाने लगे हैं तो इस वक्त कैफ 1 के लिए टाइम मुनासिब नहीं है। कैफ 2 और 4 में अगर इस वक्त चूज करना है तो कैफ 4 उठाना, अगर इस वक्त चूज करना है। अगर पहले से कुछ उठा के तैयारी करना शुरू कर चुके हैं, बस फिर अपने आप को चेंज मत करें। ये तो हो गए वो एएफसी के बच्चे जो कि क्लियर करके बैठे गए और अब वो फास्ट ट्रैक की बात कर रहे हैं। अब एएफसी से आगे के बच्चों की बात करते हैं। जो एएफसी में भी है उनको तो कुछ नहीं देखना ना, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, एएफसी पास करेंगे और उनकी एएफसी की अटेम्प्ट भी सितंबर में आएगी और कैफ की अटेम्प्ट भी सितंबर में। तो जो करंटली एएफसी कर रहा है मैं उससे मुखातिब ही नहीं हूँ, क्योंकि वो बच्चा तो अब नई स्कीम में जाए या पुरानी में रहे, जो भी है इस वक्त की सारी कैलकुलेशन उसका रिजल्ट। हाँ, एएफसी करने के बाद इंट्रो समझने के लिए उठा लेना चाहिए। अगर आई कैप फर्ज करें खत्म भी करते हैं, बहुत बड़ा फर्ज करेंगे अगर खत्म भी करते तो भी आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो कम से कम इस पे नेट पे अगर कोई डाटा अवेलेबल है, कुछ लेक्चर्स अवेलेबल हैं, कोई यूट्यूब पे कई दफा टीचर्स की रिवीजन क्लासेस होती हैं, कहीं ना कहीं से आप जितना आपको नॉलेज मिल सकता है वो जरूर है। ये हो गए एएफसी के पास जो वो कर रहे थे कि अब हम फास्ट ट्रैक में जाए। अब बात करते हैं इससे आगे वाले बच्चे, शरारती बच्चे। कुछ बच्चे वो हैं जो अभी कुछ पेपर दे रहे थे इंक्लूडिंग 1 और 2। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 3 और 4 को इंक्लूड करके दे रहे हैं। जिन बच्चों ने तो कुछ पेपर्स उठाए हुए थे जिनमें 3 और 4 भी शामिल था, बहुत अच्छी बात है, यकीन कामिल की मंजिल पे रहें और 100% से ज्यादा एफर्ट तूफान मचाते हैं, आग लगाते हैं। 3 की बेस पे 2 पेपर पास हो जाने और 4 की बेस पे एक तूफानी पेपर निकल जाना है, या कम से कम मिनिमम लेवल ये है कि आपको पीआरसी का एक पेपर है। तो जो तो 3 और 4 कुछ पेपर्स कर रहे थे जिसमें 3 और 4 भी था, उनको चाहिए कि इस वक्त फोकस अपना इन 2 पे ज्यादा कर ले। मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर छोड़ दें, कुछ आप 3 पेपर दे रहे थे फॉर एग्जांपल 3, 4, 5 दे, इस वक्त 3, 4, 5 में हो सकता है आप 5 को ज्यादा टाइम दे रहे हो जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस वक्त 3 और 4 आपकी तवज्जो के सबसे ज्यादा मरकज बन जाने चाहिए, क्योंकि इन 2 पेपर्स ने आपको नई स्कीम में फायदा दे देना है। नई स्कीम 6 महीने बाद आए, आज आए, साल बाद आए, 1.5 साल बाद आए, एट एनी गिवन टाइम जब भी आए, फर्स्ट करें आती नहीं है, आप कैफ कर लेते हैं, बस फिर तो कैफ हो गया, फिर तो मसले खत्म हो गया। तो कैफ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और कैफ ना हो आप दरमियान में और कभी भी नई स्कीम आ जाए तो कम से कम आपको नई स्कीम में लॉ के 2 पेपर और मैनेजरियल एनालिसिस का पेपर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो आप एग्जाम करा चुके होंगे। तो जो लोग 3 और 4 वाले हैं ना, वो तो फुल जबरदस्त, वो तो बेहतरीन वो करें। इस वक्त ज्यादा फोकस इन दोनों पेपरों पे करें, क्योंकि इन दोनों पेपरों ने आपको बड़ा बेहतरीन मर्तबा अता किया है। अब बात करते हैं वो बच्चे जो 1 और 2 उठा रहे थे। फर्स्ट करें 1, 2, 3 उठाया हुआ था, 1, 2, 4 उठाया हुआ था, कुछ भी ऐसा। अगर आपने जो उठाया हुआ था उसमें 3 और 4 है तो वो तो मैं बात पहले ही कर चुका हूँ कि आपका फोकस थोड़ा सा बेहतर हो जाना चाहिए। अब अगर आपने उठाया हुआ था 1 और 2, अगर आप इजाजत दे तो मैं 1 और 2 को अलग अलग डील करूँ। 1, 2 पेपर कौन सा है? इकोनॉमिक्स। 1 पेपर कौन सा है? इंट्रो। इंट्रो की बेस बनी होगी तो FR1 दे सकते हैं। FR1 से पहले एक अच्छी बेस जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि F1 पास हुआ होगा तो आप FR1 उठा सकते हैं, लेकिन क्या F1 पढ़ा हुआ होगा, समझा हुआ होगा तो आप FR1 उठा सकते हैं। बट इको की बेस ऐसी नहीं है कि अगर आपने नहीं बनाई होगी तो आगे के पेपर आपसे नहीं पढ़े जाएंगे। प्लस एक डाउट भी है, नई स्कीम आ रही है या नहीं आ रही। कैफ 1 की बात करते हैं। नई स्कीम अगर नहीं आ रही है, फर्ज करें नई स्कीम नहीं आ रही, फिर तो कैफ 1 पढ़ने से आपको फायदा हुआ, आपने कैफ 1 दिया, पास किया, FR1 पे चले गए।
नहीं पास हुआ, ओके, फिर उसकी अटेम्प्ट होल्ड कर दें, FR1 दे दें, हो सकता है जैकपॉट लग जाएगी कैफ 1 एग्जाम में। तो अगर तो आप कैफ 1 उठा के बैठे हुए हैं तो, और आपको लगता है कि नई स्कीम नहीं आ रही, फिर तो बहुत अच्छी बात है, कैफ 1 लाजमी दें और पास कर लें, तो आगे जाके कुछ भी हो आप नुकसान में नहीं है। हाँ, अगर रह जाए तो फिर मैं आपको कहूंगा अच्छा, फिर आपने रह जाने के बाद भरपूर कोशिश के बाद अगर रह गया तो थोड़ा होल्ड कर लीजिएगा, पहले FR1 दे दीजिएगा, हो सकता है 6 महीने में स्कीम आके शायद आपको बेनिफिट दे जाए, ना बेनिफिट दे तो आप तो कभी ना कभी तो पेपर अटेम्प्ट कर ही लेंगे। अब बात करते हैं कि आपने कैफ 1 उठाया हुआ था और नई स्कीम आ गई, और नई स्कीम ने आके ये कह दिया कि कैफ 1 का तो फायदा कोई नहीं। तो भाई कैफ 1 का फायदा एग्जामिशन में नहीं है, अंडरस्टैंडिंग में तो है। तो इस सूरत में भी ना आए तब भी और आए तब भी कैफ 1 का पेपर उठाए रखने में, तैयार करने में और इस नियत से देने में कि मैंने इसे पास करना है, कोई हर्ज नहीं। तो कैफ 1 वाले लोगों को मैं स्ट्रांगली सजेस्ट ये करूंगा कि आप लाजमी कैफ 1 को लेके चलते रहे। इन एनी केस नई स्कीम नहीं आती तो भी, आ जाती है तो भी, अभी आती है तो भी, बाद में आती है तो भी, आप हर तरह से फाइट। हाँ, अगर एक अटेम्प्ट दी पूरी नियत से और पास नहीं हुआ तो फिर आप अगली दफा कैफ 1 और जो FR1 है वो उसको इकट्ठे मत दीजिएगा, खाली FR1 दे दीजिएगा, कैफ 1 पे दुआ कीजिएगा शायद नई स्कीम का कुछ इस तरह से हो जाए कि वो, लेकिन फॉर दिस सितंबर अटेम्प्ट यू मस्ट अटेम्प्ट कैफ 1। कम से कम ये मतलब ईमान का सबसे कमजोर दर्जा बन जाता है कि कम से कम ये अटेम्प्ट करें, क्योंकि नई स्कीम आ जाए या ना आए, दोनों सूरतों में आपको फायदा। अब बात करते हैं कैफ 2। कैफ 2 में वही दो असम्पशन, नई स्कीम ना आए या नई स्कीम आ जाए। अगर नई स्कीम आ जाए तो शायद आपको दुख लगे कि यार मैंने कैफ 2 का पेपर दिया, पास भी किया, और नई स्कीम ने वैसे ही EFC की बेस पे एग्जाम करा दिया, ये मैंने क्या किया, मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है अपने ऊपर। पहली बात है कि पढ़ा हुआ कभी भी जाया नहीं जाता। दूसरा ये है कि कैफ 2 वो पेपर नहीं है जिसकी बेस जरूरी है आगे के किसी पेपर के लिए। तो अगर आप इस टाइम पे परेशान हैं, अगर इस टाइम पे परेशान है तो मैं यहाँ आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। मैं जरा कैफ 2 वाले को एक अलग शीट में भेजूँ। कैफ 2 वाला बच्चा है, फर्स्ट करें नई स्कीम आ गई, इम्प्लीमेंट हो गई, और फर्स्ट करें इम्प्लीमेंट नहीं हुई। अगर तो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, ठीक है, आपने कैफ 2 का पेपर पास कर लिया, आगे कभी नई स्कीम आए और वो कहे कैफ 2 आपका पीछे से एग्जाम है, आप कहेंगे चलो कोई बात नहीं, शुक्र है मैंने। लेकिन अगर नई स्कीम इम्प्लीमेंट होती है और आपको लगता है कि मेरे कैफ 2 की कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग भी इसकी उतनी जरूरी नहीं है आगे के किसी पेपर के लिए, और अगर ये नई स्कीम में वैसे ही खत्म हो गया तो आपको ये भी दुख लगेगा कि मैंने क्या किया और किस तरह से किया है। सवाल ये है कि आप कहाँ तक पहुंचे हुए थे अपनी तैयारी, आपने कितने % कंप्लीट कर लिया, और क्या आपके पेपर्स में BM शामिल था कहीं ना कहीं। अगर BM शामिल था तो मैं पूछूंगा BM कितना % कंप्लीट किया। अगर आपने BM एक खास लेवल तक कंप्लीट कर लिया है, या आपने BM कभी पहले पढ़ा था और इस वक्त आप इको पढ़ रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं कि यार मैं इको का पेपर दूं, वो मैं थोड़ा थोड़ा सा तैयार कर रहा हूँ लेकिन मेरा 60% तैयार है। BM मैंने 2 साल पहले पढ़ा था, वो भी मुझे आता है, तैयारी करूंगा तो उसकी भी तैयारी हो सकती है। अगर BM आपने पहले पढ़ा हुआ है और आप इस टाइम पे इको में भी बहुत ज्यादा तैयारी के साथ नहीं बैठे, देन आई वुड से 2 को ड्रॉप करें और 4 पे चले जाए। आप कहेंगे सर ये तो बड़ी गलत बात है, ICAP ने तो दाखिला की डेट भी खत्म कर दी। देखिए, हो सकता है ICAP ने चूंकि अनाउंस किया है तो थोड़ा दाखिले की डेट या पेपर वाली डेट को भी थोड़ा बहुत चेंज करने के बारे में सोचे, शायद, मुझे नहीं पता, बहुत बड़ा शायद। दूसरा, जो AFC से आ रहे हैं, जो AFC पास करके, उनके पास तो वैसे ही मेरे ख्याल में 22 तारीख तक टाइम है, वो अपना पेपर वो कर सकते हैं। जो करंट स्टूडेंट है उनके पास 25% इजाफी फीस के साथ कोई पेपर आउट करने की ऑप्शन है। तो अगर आपका कैफ 4 कच्चा पक्का रखा हुआ है किसी बोतल में और आपको पता है कि हाँ भाई मैं ऐसे उठा के तैयारी करके दूं तो मैं ऐसे पास कर सकता हूँ, तो शायद ये गोल्डन चांस है। अगर नई स्कीम आ गई तो भी, नहीं आई तो भी, अगर नई स्कीम आ गई तो इसकी वजह से आपका एक सीनियर पेपर एग्जाम हो जाएगा, और अगर नई स्कीम ना आई तो कम से कम आपका कैफ 4 तो पास हो जाएगा। तो कैफ 2 और कैफ 4 अगर दोनों की आपके जहन में इक्वल इंपॉर्टेंस है तो फिर कैफ 4 को थोड़ी सी ज्यादा वेटेज है। तो मैं कैफ 1 वालों को तो कहूंगा कि कैफ 1 को लेके चलते रहे, लेकिन कैफ 2 वाले जो है अगर उनके पास चांस है, अगर उन्होंने कुछ BM पढ़ी हुई है, उस तरफ आए। जो नए आ रहे हैं जिन्होंने फास्ट ट्रैक उठाना है उनको तो मैं कह रहा हूँ भाई एक ही पेपर उठाओ, कैफ 4 उठाओ, फड़का करो।
लेकिन जो दरमियान में उनको मैं ये नहीं कह रहा कि आपने अपना सब्जेक्ट ड्रॉप कर देना है। हाँ, एडिशनली अगर आप पीएम उठा के देना चाहें, अगर आपको लगता है कि आप उसको तैयार करके दे सकते हैं तो यस। पीएम को जेन्युइनली अगर 1 महीना अच्छे से पढ़ा जाए तो वो पास होने की प्रोबेबिलिटी होती है। वो पेपर उतना हैवी नहीं है जितने बाकी पेपर हैं। बट अगेन सर पेपर आईकेएफ का इतना आसान नहीं होता निकालना। तो ऐसे में कैफ 2 के अंदर थोड़ा सा मैं बेईमानी की तरफ माहिर हूँ कि कैफ 2 के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी की जा सकती है इस डाउट में कि शायद नई स्कीम आ रही है या नहीं आ रही। लेकिन कैफ 1 के साथ आपने डाउट में भी बेईमानी नहीं करनी, चाहे आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि कैफ 1 ने आपको या FR1 की तैयारी करा देनी है या कैफ 1 ने आपको नया वाला कैफ 1 एग्जाम करा देना। तो बेसिकली ये डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये चीज जो मुझे समझ आ रही है कि हम इस तरह से अगर चलेंगे तो बात बन सकती है। एक स्टूडेंट ने कहा सर कैफ 1 2 3 की बात करें, कैफ 1 2 और 3, बड़ी मजेदार बात आई हमारे पास। तो देखा जी बच्चे ने कैफ 1 2 और 3 उठाया, अब बताएं वो क्या करें। मैं हरगिज नहीं कह रहा कि आप 1 2 छोड़ दें, 3 को सुपर इंपॉर्टेंट बना दें, क्योंकि स्कीम आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, इसने आपको 2 पेपर पास करा दें। सेकंड प्रेफरेंस, ये फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी बन जाए, सेकंड प्रेफरेंस दे दें कैफ 1 को अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और इस नियत से पेपर दें कि आपके पेपर पास हो जाए। कैफ 2 को देखिए आपकी सिचुएशन अभी तक कैसी है। अगर आपको लग रहा है कि कैफ 2 बहुत अच्छा तैयार नहीं है और इसकी वजह से मेरे 1 और 3 में से किसी में खराब हो सकता है मामला, तो फिर 2 को थोड़ा साइड पे करके 1 और 3 पे इस लेवल की एफर्ट करें कि दोनों पेपरों से आपको फायदा होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस वक्त 2 ड्रॉप करके 4 उठा लें और आग लगा दें और इस तरह से करके। हाँ, अगर 2 आपका बहुत ही माठा जा रहा था और आप 4 उठा सकते हैं, लेकिन आप लोग कहेंगे लेकिन पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज बेटर कि आप 3 को सबसे अच्छी इंपॉर्टेंस दें इस वक्त। 2 अगर सही नहीं चल रहा था तो थोड़ा फिलहाल साइड पे ले जाएं और 1 को तैयार करके दें। फिर अगर आप कहते हैं सर वो मुझे लग रहा है 1 और 2 में मुझे फायदा नहीं होगा, सर मुझे भी बताएं। अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं कि ठीक है जी मैं कुछ रिस्क लूं, बट रिस्क नॉट एट द कॉस्ट कि आप कैफ 3 का पेपर भी फेल करके बैठे जिसने 2 पेपर एग्जाम करा। इन सारी बातों में मैं बार बार असम्पशन यही ले रहा हूँ कि नई स्कीम या तो आ गई है या आने वाली है या पता नहीं कब आएगी। इन एनी केस आपने सिक्योर खेलना है। कैफ 1 को सिक्योर लेके चलें, कैफ 3 4 तो है ही सिक्योर, कैफ 2 थोड़ा सा ऐसा पेपर है जिसपे थोड़ी सी बेईमानी की जा सकती है अगर आपको यकीन हो कि आप आगे से कैफ 4 को अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब इस सब में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपनी टीम की तरफ से मैंने ये सारी चीजें, ये सारे इश्यूज अपनी सारी टीम से डिस्कस किए कि भाई इस तरह से नई स्कीम अचानक से आ रही है, बच्चे परेशान हैं, सब्जेक्ट चेंज करने का सोच रहे हैं, खासतौर पे जो नए बच्चे आ रहे हैं जो फास्ट ट्रैक में उठाने की कोशिश कर रहे थे इको वगैरह, वो अब कैफ 4 की तरफ माइल होते जा रहे हैं। एग्जिस्टिंग बच्चे कैफ 1 समझना जरूर चाह रहे हैं लेकिन पेपर देने से भाग रहे हैं। हालांकि पेपर देना सेफ है, पेपर देने से आपको फायदा हो जाएगा, पेपर पास भी हो जाएगा। और दूसरा, अगर आईकेएफ ने कह दिया नहीं जी वो खाने में हमसे लिखने में एरर हो गया था, वहां तो कैफ 1 हमने लिखना था, तो फिर तो आपको बहुत दुख होगा कि अच्छा भला कैफ 1 की तैयारी 80% करके और अचानक से छोड़ दिया। तो कैफ 1 के साथ आप बिल्कुल धांधली ना कीजिएगा। धांधली 2 के साथ कर रहे हैं तो ठीक है, 2 को 4 से रिप्लेस किया जा सकता है या एड ऑन के तौर पर 4 किया जा सकता है। अब हम इसमें क्या फैसिलिटेट कर सकते हैं। मैंने अपनी सारी टीम से बात की है। हमारा बीएमबीएस, मैंने इस दफा बीएमबीएस फास्ट ट्रैक में नहीं दिया था क्योंकि मैं भी यही चाह रहा था कि बच्चे के F1 या 2 में से कोई फास्ट ट्रैक में दिए। अभी बदलते हुए सर्कमस्टांसेस में एक डाउट राइज हुआ है कि शायद कैफ 4 देने से बच्चों को फायदा हो जाए, शायद उस टाइम में फायदा हो जाए, शायद अभी टाइम में फायदा हो जाए। तो ऐसे में मैं अब ईद से पहले थोड़ा सा तेजी से काम करके फास्ट ट्रैक का कोर्स डेवलप करवा के, जो कि ऑलरेडी रेगुलर कोर्स बना हुआ है, मैंने उसको फास्ट ट्रैक की शक्ल देके हम कोशिश करेंगे। हमारी तरफ से सपोर्ट ये हो सकती है कि हम एक सब्सिडाइज्ड कैफ 4 का कोर्स फास्ट ट्रैक में ऑफर कर, फास्ट ट्रैक जो कि रिकॉर्डेड मोड में भी हो, जिसमें कुछ लाइव सेशंस भी हो। मैंने इस दफा ये कमिट नहीं किया था कोर्स, बट अगेन सिचुएशन को देखते और इतने सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर मैंने कैफ 4 को करना है, मैंने पहले पढ़ा हुआ था, मेरी रिवीजन हो जाती तो बड़ा अच्छा था। तो एक सपोर्ट हमारी तरफ से हो सकती है कि हम कैफ 4 का एक सब्सिडाइज, बहुत सब्सिडाइज कोर्स, सिर्फ ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग हो जिसमें आपके को 8-10 टेस्ट भी हो, हर 3-4 दिन बाद एक टेस्ट हो रहा हो, एक्टिविटी हो, तो एक सब्सिडाइज सा कोर्स जो कि शायद से 4-5 हजार की कीमत में अवेलेबल हो और आप
जो है उससे अपना तैयारी कर सकें, आप टेस्ट दे सकते हैं और ये रेगुलर कोर्स से हटके चले जिसमें, तो एक चीज हम इस पे काम कर सकते हैं कि मैं अपनी टीम की मदद से कैफ 4 के ऊपर एक तेज सा कोर्स दे सकता हूँ किन बच्चों के लिए, वो जो एएफसी पास करके आए और फास्ट ट्रैक में वो सोच रहे थे क्या उठाएं, पीएम उठाएं, और हम फास्ट ट्रैक में हम कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं आप हमारे पास हैं, कहीं पे भी जाएं, मतलब इस वक्त चूंकि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ हमारी तरफ से सपोर्ट की हो सकती है कि हम कैफ 4 में एक फास्ट ट्रैक इस तरह से वो करें। कैफ 4 का हम एक सेपरेट टेस्ट सेशन अलग से रख दें जो कि एक नॉमिनल सी कॉस्ट पे हो, से 1000। कि एक बच्चा कहता है जी मैंने कैफ 4 पढ़ा हुआ है और बस मैंने टेस्ट दे के अपने आप को असेस करना है, तो हम कुछ इस तरह से 1000 टाइप की कीमत में एक ऐसा टेस्ट सेशन वो करें जिसमें कुछ सीनियर लोग उसको कंडक्ट कर रहे हो और आप टेस्ट कर करके उन्हें सबमिट कराएं और वो उसके ऊपर आपको आंसर करें। मैं जिस इदारे में फिजिकली हूँ स्कैंस में, वहां पे मेरी अपनी रिवीजन क्लासेस जो कैफ 4 की स्टार्ट होनी है वो रिकॉर्डेड सेमी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में स्टार्ट होनी थी ईद के बाद, थर्सडे से, ईद के बाद वाले वीक में थर्सडे से। उधर भी मैं अपने कॉलेज में भी अपने कैंपस वालों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप फिजिकली बच्चों को आने की इजाजत दे दें, क्योंकि उस कमरे में प्रोजेक्टर पे चल रहा होगा, तो फिजिकली अगर आप बच्चों को आने की इजाजत दे दें तो बच्चे क्लास अटेंड कर सकें। इसके लिए अभी ये सब्जेक्ट जैसे वो गवर्नमेंट अप्रूवल है ना, ये सब्जेक्ट तो मेरे कॉलेज की अप्रूवल है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि वहां पे जो हमारी एक ऑफिशियल रिवीजन क्लासेस होती हैं कॉलेज में वो 10 दिन की होती हैं, आप वहां पे आके अगर उसे फ्री अटेंड कर सकें। नंबर 2, अगर हम एक सब्सिडाइज कोर्स क्रिएट कर सकें विद टेस्ट, ये ऑप्शन है। नंबर 3, टेस्ट सेशन कम कीमत में ऑफर किया जा सके। नंबर 4, आप कहें सर हमने पैसे नहीं खर्च किए, ओके, मेरी आईकेप की रिवीजन क्लासेस लास्ट टाइम मैंने आईकेप में रिवीजन क्लासेस कराई थी, सारे पीएम का सिलेबस हमने कवर किया था, मैंने उसको चैप्टर वाइज ब्रेक करके यूट्यूब पे रखा है। आप यूट्यूब पे अगर जाके सर्च करेंगे तो आपको बड़े आराम से वो कोर्स मिल जाएगा। मैं ये काम भी कर सकता हूँ कि मैं उस कोर्स का थोड़ा सा मजीद फ्रेमवर्क बता दूं कि ये वाली वीडियो आप 3 दिन में यूं तोड़ के देखिए और उसके बाद ये वाला टेस्ट दें, तो हम उस तरह से भी कर सकते हैं। तो कैफ 4 के ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि अगर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है लोगों को एक बड़ा पेपर पास करने की, तो हमारी तरफ से जो हो सकता है हम वो करने की कोशिश करें। आप अगर थोड़े पैसे खर्चना चाहें तो आप वो कोर्स भी ले सकते हैं, बहुत थोड़े खर्च करना चाहें सिर्फ टेस्ट ले लें, कुछ नहीं खर्च करना चाहते मत खर्च करें। यूट्यूब पे रिवीजन क्लास पड़ी थी आप वो अटेंड कर सकते हैं, उसके साथ मैं जो टेस्ट और सॉल्यूशन है वो सॉफ्ट में अवेलेबल कर दूंगा, एक पोर्टल सा बना लेंगे। तो ये अगेन मैं इसमें अपनी सारी टीम से बैठ के और फिर फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में आई कि अगर वाकई ही वो सीनियर पेपर अभी भी कहता है कि एग्जाम हो रहा है तो इसके ऊपर मैं अपनी टीम के साथ बैठ के वर्किंग करूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा मैं आपको सैटरडे संडे के आसपास इसके ऊपर कुछ चीज बताऊं, मैं फेसबुक पे कम्युनिकेट कर दूंगा इंशाल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि आपको कम्युनिकेशन मिले तो सेशन के एंड पे एक सर्वे भी होगा, उस सर्वे में भी आप बता सकते हैं। दूसरा कैफ 1, अब आप कहते हैं सर पता मैंने पेपर देना है या देना, लेकिन मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो मैं ऐसे में जिन ऑनलाइन पोर्टल्स पे हूँ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कैफ 1 में कुछ मॉड्यूल्स फ्री कर दें जो अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, कैफ 1 की कोई एक्सेस इस तरह से कर दें, कुछ ऐसा हो जाए कि चलो आप उसमें कुछ सब्सिडाइज कर दें, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि कैफ 1 में अगर मैं फैसिलिटेट कर सका तो मैं जरूर इसमें कुछ फैसिलिटेट करूं, मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूं, मैं वेंचर से रिक्वेस्ट करूं कि वो बच्चे जो कैफ 1 को अंडरस्टैंडिंग की नीयत से पढ़ रहे हैं उनको कम से कम हेल्प हो जाए। इवन जो अंडरस्टैंडिंग के लिए भी पढ़ रहे हैं वो पेपर जरूर थे। तो ऐसे में मतलब हमारी तरफ से ये 1-2 कोर्सेज इस तरह से आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। मेरा कैफ 1 नहीं है तो मैं अपनी रिवीजन क्लास आपको नहीं कह सकता। कैफ 3 कैफ 4 मेरी दोनों की लास्ट टाइम आईके पर रिवीजन क्लास हुई थी, बहुत थॉरोली हुई थी, 5 दिन 4 3 घंटे हुई थी और वो सारे तोड़ के वीडियोस की फॉर्म में यूट्यूब पे अवेलेबल है और लोग धड़ाधड़ उसको यूज करते हैं। आप यूट्यूब पे जाके आतिफ आब्दी लिख के सर्च करेंगे आपको सामने आ जाएगा आतिफ आब्दी ऑफिशियल, वहां से जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं आईके पर रिवीजन क्लासेस के नाम से। तो कुछ नहीं है और आपने कैफ 4 देना है और आपने बड़े अरसे से नहीं पढ़ा तो कम से कम रिवीजन क्लासेस को देख लीजिएगा। लास्ट टाइम सैकड़ों स्टूडेंट ने देखा है और उन लोगों का माशाल्लाह से पेपर भी पास हुआ है। तो मेरी तरफ से जो एफर्ट है वो वहां पे होगी, लेकिन आपकी एफर्ट उसमें चाहिए होगी। तो कैफ 3 कैफ 4 कैफ 3 कैफ 1 इसमें थोड़ी बहुत जो सपोर्ट है वो हम इस तरह से आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब फाइनल क्या कंक्लूजन सामने है? फाइनल कंक्लूजन सामने ये है कि कैफ 1 एक इम्पोर्टेंट पेपर है, इसके ऊपर डंडी नहीं मारती। कैफ 4 पे थोड़ा सा डंडी मारी जा सकती है। 3 और 4 सुपर इम्पोर्टेंट हो गए हैं। ये अगर आपने उठाए हुए हैं तो तूफानी तैयारी करें, और नहीं उठाए हुए और अगर आप उठाने का सोच रहे हैं, जो कि कैफ 3 तो इस टाइम पे उठाना खतरनाक है, कैफ 4 इस टाइम पे उठाया जा सकता है, लेकिन अगेन बहुत सारे एक्शन बर्ड्स के साथ, और जरूरी नहीं कि इसकी मक्खी आ जाए। 5 से लेकर 9 तक
वालों ने कुछ नहीं करना। दूसरी बात, ये बार बार याद रहे कि ये ड्राफ्ट है, ये फाइनल नहीं है, ये अभी चीजें नहीं क्लियर हुई। कुछ चीजें FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आईकैप ने अभी क्लियर करनी है, जो मोस्ट प्रोबेबली कल डॉक्यूमेंट आएगा। आईकैप पे भी मैंने मुख्तलिफ इश्यूज पे बहुत सारी बातें की, कुछ रिटन कम्युनिकेशन की, कुछ ओरल कम्युनिकेशन की। तो ऐसे में दे आर वरीड क्योंकि बच्चे बहुत पैनिक कर रहे हैं, और वो भी कल परसों में एक डॉक्यूमेंट, मोस्ट प्रोबेबली कल वो एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का डॉक्यूमेंट देंगे, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी कि क्या चीजें किस तरह से। तो थोड़ा सा उसके बाद भी मैं कोई ना कोई कोशिश करूंगा कि मैं पब्लिक पोस्ट कर दूं, जिसमें बता दूं कि ये आईकेप की उस डॉक्यूमेंट के अनुसार चीजें इस तरह से चलेंगी। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको देखे बगैर आपने कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं करनी, क्योंकि ये आईकेप की तरफ से आ रहा है। जो आईकेप ने ड्राफ्ट दिया था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आईकेप जो क्लैरिफिकेशन देने लगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में, वो इंशाल्लाह कल या परसों आ रही होगी। उनको देखना है और सबके बाद एक डिसीजन मेकिंग करनी है कि क्या है और किस तरह से। स्कीम कब अप्लाई होगी, पहले मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ क्लियर नहीं है। इट सीम्स कि आईकैप के अंदर लोग तैयार हैं, किताबों पे और बहुत सारी चीजों पे काम हुआ है और नजर आ रहे हैं, बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। बट अगेन ऊपर की गवर्नेंस आपस में डिसीजन मेकिंग क्या करती है, नए लोग क्या करते हैं, पुराने लोग जाते हुए क्या डिसीजन लेते हैं, अभी हलचल मची हुई है क्योंकि सितंबर में इलेक्शन है, पुराने जाएंगे और नए लोग आएंगे। तो इस दरमियाने टाइम में कुछ भी डिसीजन एक्सपेक्ट नहीं। तो आई एम नॉट गिविंग एनी गारंटी कि अगली अटेम्प्ट है नई स्कीम की या आगे की है। मैंने आपको सारी गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि नई स्कीम कल आ रही है या 2 साल बाद आ रही है, नहीं, ये 3 और 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नई स्कीम आज आ रही है, कल आ रही है, परसों आ रही है, कैफ 1 से नाता नहीं तोड़ना। कैफ 2 इज द ओनली पेपर जिधर मैंने आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल सी अप्रोच कही है कि यार कैफ 2 पे अभी थोड़ा नजरसानी कर लें, इसके ऊपर थोड़ा सा देख लें कि उसके करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अगर आप कैफ 2 पढ़ रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अल्फाज आपको इसी तरह से क्लियर है। तो ये बेसिकली ओवरऑल पिक्चर है जो कि आपके सामने रखी है। मेरे पास एक आध छोटा सा पैगाम भी आया है। आईकेप की वेबसाइट पे पेपर 1 चेंज करने की एक ऑप्शन भी होती है। तो स्टूडेंट्स भी बता रहे थे कि सर हम एक आध दफा पेपर चेंज भी कर सकते हैं जो हमने एडमिशन भेजा है। अगेन अभी कोई रिस्क ना लें, कुछ ना करें, आप आईकेप की FAQs आने दें, उसके बाद आईकेप से पूछें कि क्या मेरे पास ऑप्शन है चेंज करने की या कुछ और। नया पेपर उठाने की कॉस्ट है इस वक्त एडमिशन फीस का 25% है। तो वेबसाइट पे भी टीम वाले भी बता रहे हैं कि उन्होंने चेक किया 2-3 आईडी से और वाकई आईकेप इस वक्त सब्जेक्ट चेंज करने की ऑप्शन दे रहा है, लेकिन शायद ये वन टाइम ऑप्शन होती है, तो जज्बाती होकर चेंज मत करें। FAQs आने दें, थोड़ा और क्लैरिटी आने दें, आईकेप की कोई और कम्युनिकेशन आने दें, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डाउट हो या कंफर्म हो, डिसीजन वो लें जिसमें कम से कम रिस्क हो। तो कैफ 1 के साथ चलते रहने में कम से कम रिस्क है, कैफ 3 और 4 को ज्यादा तवज्जो देने में कम से कम रिस्क है। 5 से 9 तक कुछ नहीं सोचना, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि नई स्कीम पुरानी स्कीम दोनों तरह से बराबर हो जाती है। तो ये वो सारी डिस्कशन थी जो अभी तक आपके साथ चल रही थी। एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन, साथ साथ मैं आपके सवाल देखता भी रहा हूँ, मैं उनको आंसर भी करता रहा हूँ। टीम भी धड़ाधड़ आप लोगों को रिस्पॉन्ड करती रही है। अब इसमें आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा, सर मेरे वो पेपर है, मैं वो उठा लूँ या वो उठा लूँ। एक बात मैं बता दूँ, इट इज नॉट मी जो डिसाइड कर सकता है कि आपकी किसी सब्जेक्ट की क्या तैयारी है। जो भी डिसीजन लेना है पहले देखिए आपकी आज किसी सब्जेक्ट की क्या तैयारी है, और अगर जो चल रहा था सब्जेक्ट उसकी तैयारी माठी है, तो क्या आपको लगता है कि नया सब्जेक्ट उठा के आप तूफान में चला देंगे? तो थोड़ा साउंड होकर डिसीजन लेना है, आईकेप के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का वेट करना है, और उसके बाद भी मुशावरत करनी है। सिर्फ मेरे से मत पूछें, सिर्फ मेरी टीम से मत पूछें, अपने टीचर से पूछें। जिन टीचर्स के पास आप पढ़ रहे हैं उनसे पूछें, वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं सारी सिचुएशन में। मेरा मकसद था कि मैं ओवरऑल स्कीम आपके सामने एक्सप्लेन करूं कि वो क्या स्कीम है, इसमें ट्रांजिशन किस तरह से हो रही है, क्या चीज किस तरह से है, ताकि आप ज्यादा बेहतर तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकें। उम्मीद है मैंने आप लोगों को जरूरत से ज्यादा बोर नहीं किया। तो सवाल जवाब की तरफ चलते हैं, और सवाल जवाब के वक्त क्योंकि मैं साथ साथ देख रहा हूँ तो मेरा अपना कैमरा इंटरेक्ट कर रहा होगा, तो मैं काम करता हूँ, मैं इस कैमरे को थोड़ा सा गाइड कर दूँ।
ऑल्दो मैंने कोशिश की है कि जनरली सारी चीजें बताऊं, टीम ने स्पेसिफिकली भी बताया है, फिर भी अगर कोई आपका सवाल पेंडिंग है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, सामने ईमेल मौजूद है। अगर आप मेरे तक व्हाट्सएप पहुंचाना चाहें, जो कि मैं कभी भी पसंद नहीं करता, मैं चाहता हूँ आप ईमेल पर रब्ता करें, क्योंकि व्हाट्सएप में इतने सारे मैसेज होते हैं, वो फिर बहुत मैसअप होता है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप व्हाट्सएप पे कोई सवाल पूछें, आप व्हाट्सएप पे, ये हमारे टीम मेंबर का नंबर है, आप इधर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई ऐसा मैसेज होगा जो डायरेक्टली मेरे तक पहुंचाना जरूरी होगा तो वो मुझे पहुंचा देंगे, अदरवाइज आपका पैगाम हम तक पहुंच जाएगा। फिर भी आपका कोई सवाल हो, कंफ्यूजन हो, सजेशन हो नई स्कीम के ऊपर, तो जैसे ही ये वेबिनार खत्म होगा एक सर्वे आपके सामने आएगा, उसके अंदर आपकी तरफ से अगर तो आप सजेशन चाहते हैं कि हम आईकेएफ को आपके बेहाफ पे दें, तो आईकेएफ ने 28 तारीख तक कमेंट्स मांगे हैं और कल के एफएक्यू से पहले पहले भी हमने काफी सारी उन्हें बातें कही हैं। अगर आप भी हमें लिख के सजेशन भेज देंगे तो हम उसमें से भी कोई अच्छी चीजें जो हमें समझ आएंगी हम वो आगे कर देंगे। तो कोशिश ये करेंगे कि हम आपको भी साथ लेके चलें या आपका जो कमेंट्स हैं उनका ख्याल करें। तो अब अगेन मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि आपके वो कौन से सवाल हैं जो आंसर नहीं हुए। और अगेन पर्सनल सवालों को आप वेबसाइट पे भी ईमेल पे डाल सकते हैं। मैं देखता हूँ आपके सवाल ऐसे कौन से हैं जो सबके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। एक चीज याद रहे कि कुछ चीजें मुझे कंफर्म है, कुछ चीजें मुझे भी कंफर्म है, और हम इस वक्त प्रोबेबिलिटीज पे बात कर रहे हैं। सवाल मैं जरा थोड़ा सा अपना सिस्टम पर अरेंज कर लूं, क्योंकि जी एक बड़ा मजे का सवाल आया है। सवाल ये है कि अगर आईटी पास हुआ है तो क्या वो वाला कोर्स एग्जाम हो जाएगा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और इससे रिलेटेड जो कोर्स है उसके ऊपर हमने इस सेशन में ज्यादा डिस्कशन नहीं की, लेकिन एक बात याद रहे, जो उन्होंने मैपिंग दी है उसमें उन्होंने पीसीएससी की बेस पे वो जो प्रेजेंटेशन वाला नया कोर्स है उसकी एग्जामिशन बताई है, लेकिन इसके अलावा एग्जामिशन उन्होंने नहीं बताई क्लियरली। तो इसलिए जो है ये इसमें कुछ चीज क्लैरिटी से नहीं कही जा सकती। आप आईकेएफ के एग्जामिनेशन पे मेल करें और उनसे पूछें जी ये क्या होगा। पहली बात ये है कि स्कीम आएगी तो वो ज्यादा बेहतर बता सकेंगे उस वक्त। सर मैं इंट्रो, इको, बीएमबीएस और टैक्स दे रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। देखिए आप 4 पेपर ऑलरेडी दे रहे थे तो आपको पीएम पे जरा फोकस बढ़ा देना चाहिए, लेकिन आप बाकी पेपर भी करें और आईकेएफ का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आने से पहले कुछ डिसीजन मत। अगेन ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त फौरी डिसीजन मत लें, थोड़ा सा सिचुएशन को जरा डेवलप होने दें ताकि ज्यादा बेहतर इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें आप। अगर ड्राफ्ट अप्रूव हो जाता है और किसी बच्चे का क्या ग्रुप ए में से 3 पेपर पास हो तो क्या ग्रुप ए से 1 और बी से 2 उठा सकता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप मिक्स होके दरमियान में पहुंच जाते हैं और आपने कम से कम 2 पेपर ग्रुप ए के निकाले गए हैं तो आपको ग्रुप बी अटेम्प्ट करने से कोई नहीं रोकेगा। हाँ कंफ्यूजन ये है कि अगर आपके दोनों जगह पे मिक्सिंग है और ग्रुप ए में 2 से कम पेपर पास हो गए हैं तो क्या आपको मिक्सिंग करने देगा आईकेएफ या नहीं, ये चीज अभी क्लियरली नहीं नजर आती। ठीक है जी, एक भाई ने पीसीएससी के आर्ट वाला सवाल ऐसा कॉपी पेस्ट किया है कि मैं उनके सवाल का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि उसकी वजह से बाकी सारे सवाल डिस्टर्ब हो गए। टीम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो उनको जवाब दे दें क्योंकि बच्चे ने बाकी सारे बच्चों को डिस्टर्ब किया। सर पिछली अटेम्प्ट का क्या होगा। अटेम्प्ट काउंटर 0 पे चला गया, मुबारक हो, आपकी अटेम्प्ट 0 से शुरू हो जाएंगी। अगर नई स्कीम आ जाती है
तो अब ये नहीं देखा जाएगा कि पीछे कितनी अटेम्प्ट दी, वो पूछेंगे कितने पेपर है तुम्हारे हाथ में, इतने, लाओ जी हमसे इतने साल ले जाओ इन अटेम्प्ट्स के लिए। तो जिनकी आखिरी अटेम्प्ट करीब थी उनको बेनिफिट है, लेकिन कब है, जब नई स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाए। ध्यान से, नई स्कीम अभी इम्प्लीमेंट हुई नहीं है। कैफ 3 और 4 रिमेनिंग टाइम में हो सकता है, सवाल आया है। कैफ 4 रिमेनिंग टाइम में थोड़ा सा पॉसिबल है, कैफ 3 में दिक्कत बहुत ज्यादा है। करने वाले तो 20-25 दिन में भी कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग कैफ 3 का पास रेट भी बहुत अच्छा नहीं है, तो कैफ 3 पे ज्यादा रिस्क लेना खतरनाक है। कैफ 4 थोड़ा सा कंफर्टेबल पेपर है। ऐसे इसलिए नहीं कह रहा कि कैफ 4 मेरा और कैफ 3 मेरा नहीं है, कैफ 3 ही मेरा भी पेपर है और मैं ज्यादा कैफ 3 के लिए जाना चाहता हूँ। सर मेरा तो FR2 और PCSC रहता है, मैं सिक्योर हूँ। हाँ जी, जो कैफ 5 से आगे के लोग हैं उनको तो टेंशन ही कोई नहीं है। जिनकी इंट्रो की सेकंड अटेम्प्ट है वो क्या करें भाई, सेकंड अटेम्प्ट है तो आप सही से मेहनत करके दें। सेकंड अटेम्प्ट है तो उसका मतलब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं थे क्या कि अपने आपको आगे जाने की इजाजत दी, तो उसको जरूर तैयार करें। जिनके 3 पेपर रह गए उनको नई स्कीम के मुताबिक क्या एडिशनल ईयर मिलेगा, भाई 2 साल मिलेंगे। आप जरा जाके देखें रिमेनिंग पेपर वाली जो वर्किंग है उसमें मैंने जो कैलकुलेशन बताई थी। सर खाली कैफ 3 के लेक्चर लिए, क्या कैफ 4 साथ चल सकता है? अगर तो आप सिर्फ एक पेपर के साथ चल रहे थे तो फिर इस टाइम पे आप हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि कैफ 4 के लालच में कैफ 3 भी हाथ से चला जाए, क्योंकि कैफ 3 ने 2 पेपर एग्जाम कराने हैं और अगेन एग्जाम तब कराएंगे जब नई स्कीम आएगी। हो सकता है 6 महीने तक ना आए, अगले 6 महीने काफी डाउट में है, क्योंकि कंटिजेंसी जरा ज्यादा है। नई स्कीम में ऑडिट चेंज हुआ या नहीं हुआ? ना होने के बराबर चेंज। प्लीज 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 मेरा क्वेश्चन, ये जिन भाई ने कहा उनका सवाल बहुत ऊपर गया था, मुझे आप सबके सवाल एक एक इकट्ठे नजर नहीं आते, लाइन आइटम आ रहे होते हैं, तो आपको अपने सवाल इकट्ठे नजर आ रहे हैं, मेरे सामने आपके सवाल आगे पीछे हुए। सर इको और इंट्रो की एग्जामिशन फिर से बता दे हैं। आई लॉस्ट माई कनेक्शन, नहीं भाई खुदा का खौफ करें, आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, हम रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल देंगे, बाकी बच्चों को क्यों आवाजार करना है। टेंशन कम करने की कोई ट्रिक बता दें, आप फौरन से ये इस मीटिंग से बाहर निकले और कहें अल्लाह तेरा शुक्र है नई स्कीम आने से मुझे फर्क नहीं पड़ा, और सुकून से जो कर रहे थे वैसे करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा नई स्कीम आने से। अब पर्सनल सवाल जो है ना, पता है फायदा कोई नहीं है। आप अब बता रहे हैं जी कैफ 1 के साथ ऐसा हुआ था, 2 के साथ ऐसा हुआ था, मैं बचपन से शरारती आदमी था, ऐसे, ये नहीं, कोई ऐसा सवाल पूछे जिसका सबको फायदा हो। पर्सनल सवाल पूछने पूछ लें, मुझे ईमेल कर दें, मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन इस टाइम पे जरा हम ऐसे सवालों की बात करें जिसका सबको फायदा हो। जी कैफ, कोई जनरल आईकेएफ ऐसा क्यों कर रहा है, ये एक अच्छा सवाल है, जनरल सवाल था, मजे का लगा। ये आईकेएफ वालों से पूछिए, उनको मेल करने की ऑप्शन आपके पास है। एक बड़ा मजे का सवाल आया है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल तो कैमरे के साथ आंसर करना जरूरी है, अगर कैमरा दोबारा से मुझे सही से दिखा सके, कैमरे वाले प्लीज। कि क्या नई स्कीम में कॉलेजेस में पढ़ना कंपलसरी है? ये क्यों बंद हो गया? जनरल सवाल,
50 करा दें इस अटेम्प्ट में। भाई आप जरा ये देखिए कि आपके कौन से पेपर है और थोड़ा सा कल का इंतजार कर लें, कल फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में थोड़ा सा मजीद क्लैरिटी आ जाए। अच्छा जी, टेंशन कैसे खत्म करें, ये थोड़ा जेनेरिक हो गया भाई जरा। जी मैं, एक बच्चा कहता है बीएम पढ़ रहा था फिर ड्रॉप कर दिया क्योंकि तैयारी नहीं हो रही थी मेरे से सही से बाकी पेपर्स की। अगर आपने बीएम आधा पढ़ा हुआ है तो फिर आप ये रिस्क आराम से ले सकते हैं। बीएम उतना मुश्किल पेपर नहीं है, लेकिन बहरहाल आईकैप का एक पेपर और आईकैप इतना आराम से पास नहीं किया जाता। बाकी अब आपके सामने ईमेल भी नजर आ रही है, फोन नंबर भी नजर आ रहा है। जो पर्सनल सवाल पूछ रहे हैं, ज्यादातर लोग पर्सनल सवाल पूछ रहे हैं। एचओसी ज्यादा टफ है या पीसीएससी, ये सवाल आपको एक सेपरेट वेबिनार में पता लगेगा, ये इस वक्त हमारा आज का टॉपिक नहीं है। ठीक है जी, मेरे ख्याल में तकरीबन सारे जनरल सवाल आंसर हो गए हैं। अब ज्यादातर वो लोग हैं जो कि कह रहे हैं मैं फ्रीज करा लूं, मैं ऐसे कर लूं, मैंने 2 पेपर दिए थे, मैंने 4 पेपर दिए थे। पर्सनली फिर भी अगर आप सजेशन चाहते हैं आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लें, एक दफा जरा कल आईकैप का वो डॉक्यूमेंट भी आ जाए, थोड़ा सा आप अपनी एग्जिस्टिंग सिचुएशन देखें, उसके बाद आप अगर मुझे कोई ईमेल भेजते हैं तो मैं सुकून से वो ईमेल पढ़ के आपको ज्यादा बेहतर तरीके से आंसर करने की पोजीशन में होऊंगा। ईमेल से घबराते हैं, इस व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज दें और कहते हैं सर मुझे वॉइस में जवाब दे दें। तो ये जहन में रखिए कि हमारे पास बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं तो हमें टाइम लगेगा। आईकैप से भी पूछें, जहां जहां कंफ्यूजन है राइटिंग में आईकैप से पूछें, ज्यादा बेहतर रहेगा। और कल के डॉक्यूमेंट के बाद शायद थोड़ी सी और चीजें और क्लियर हो जाए। ठीक है जी, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, आप सेशन के बीच में रहे एक्टिव और आप लोगों ने जो है वो भरपूर किरदार अदा किया। मैंने कोशिश की है 2 घंटे तक ये सेशन चला है, सारी चीजों को कम्प्रीहेंसिवली बता दूं। हो सके तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, तालिब दुआ में हमेशा वो करता हूँ। कोशिश ये की है कि आपको अनबायस्ड होकर ओवरऑल समझा दिया जाए कि नई स्कीम क्या है। एक कॉलेज का एम्प्लॉय होने के या टीचर होने के या प्रिंसिपल होने के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, एक मेंटोर वाले रोल में, एक टीचर वाले रोल में जो अपने सामने हजारों स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता देख रहा है, तो कंफ्यूज होना छोड़ दें, जीना शुरू कर दें। कल के एफएक्यूज के बाद अपना माइंड बनाएं और जो आगे वाले बच्चे हैं उनको कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। शुरू वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देख के डिसीजन मेकिंग करें। मुझे पता है इकोनॉमिक्स वाले टीचर मुझे बहुत मारेंगे इसके बाद, लेकिन जो मुझे सही लगा मैंने आपको बताया। ये सब प्योरली मेरा पर्सनल व्यूज थे, इसका किसी कॉलेज से, किसी इदारे से, किसी इंसान से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और मुझे अभी टीम ने बताया कि बच्चे रिकमेंड करना शुरू हो गए हैं। एक ग्रुप में मुझे उन्होंने मैसेज दिखाया कि बच्चे कह रहे हैं आफती साहब ने कहा कैफ 2 को जरा ठंड कराएं, जरा ज्यादा वो ना करें, तैयारी थोड़ी कच्ची पक्की है, छोड़ दें बाकी सब्जेक्ट भी आए। भाजन मैं इस तरह से हरगिज आपको एब्सोल्युटली राय नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कैफ 2 के साथ थोड़ी सी गुंजाइश निकाली जा सकती है। अगर आपका सही चल रहा है बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, सर्वे जरूर फिल कीजिएगा ताकि हम आपको हेल्प कर सकें। अपनी सजेशंस हमें जरूर दीजिएगा और आपको अलग से ईमेल करने की जरूरत नहीं है। सर्वे के एंड पे आपको ईमेल में या वो ओपन हो जाएगा, सर्वे ओपन हो जाएगा, आप उसमें अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर आप नई स्कीम में जाते हैं तो अटेम्प्ट काउंटर रिवाइज हो जाएगा। ये सवाल बार बार आ रहा है, यस अटेम्प्ट काउंटर रिमेनिंग पेपर मल्टीप्लाई बाय 6 महीने हो जाएगा, वो मैंने कैलकुलेशन आपसे शेयर की। ठीक है, ये सारी वीडियोस हम तोड़ तोड़ के अलग से यूट्यूब पे भी डाल देंगे, आप उसको साथ साथ देखते रहिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दवाइयां वक्त पे लेते रहिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।